ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक और सत्र जहां पर चौतरफा बिकवाली के दबाव में भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए निफ्टी 18,845 तक आज टूटा है। अभी भी 250 अंकों तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स हो या फिर निफ्टी बैंक, चौतरफा बिकवाली का दबाव बनता हुआ। अब ऐसे में आपकी क्लोजिंग की रणनीति और खास तौर से आज एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग कहां पर रहेगी उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में कोराम आज भी जारी, लगातार छठे दिन टूटा बाजार। निफ्टी करीब 250 अंक गिरकर 18,850 के करीब पहुंचा। निफ्टी बैंक में अब भी 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप की जोरदार पिटाई आज भी जारी। दोनों इंडेक्स 1.5% से ज्यादा टूटे। 12 सितंबर के हाई से करीब 9% टूटे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दोनों ही इंडेक्स। और एशियन पेंट्स ने किया निराश। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय अनुमान से कम बढ़ी। मुनाफे में दिखा 53% का उछाल, लेकिन रहा अनुमान से कम। वॉल्यूम के मोर्चे पर भी दिखी निराशा। घरेलू पेंट कारोबार ने किया खराब प्रदर्शन। नतीजे के बाद स्टॉक आज 3% नीचे। अनुमान से अच्छे रहे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे। दूसरी तिमाही में दोनों बैंकों का NII मुनाफे में दिखा जोरदार उछाल। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। स्लिपेजेस भी घटे। नतीजे के बाद दोनों शेयरों में दिखा नीचे से सुधार। मिले जुले रहे वहीं ACC के नतीजे। दूसरी तिमाही में कंपनी के घाटे से मुनाफे में आया प्रदर्शन। आय में भी 11% का दिखा उछाल, लेकिन अनुमान से कम आंकड़ा। मार्जिन्स भी अनुमान से कम बढ़ा। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद टेक महिंद्रा की पिटाई। शेयर 3% से ज्यादा फिसला। कंपनी का डॉलर रेवेन्यू करीब 3% फिसला। मार्जिन्स पर भी तगड़ा दबाव। और तिमाही नतीजों के लिहाज से कल है एक बड़ा दिन। रिलायंस समेत 7 कंपनियां, जिसमें बजाज फिनसर्व, BPCL, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति और SBI लाइफ पेश करेंगी अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे। तो आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ आज आशीष हैं और भारतीय बाजार की पूरी हालत आज बिगड़ी हुई है। एक्सपायरी का सत्र और ज्यादा रिकवरी की उम्मीद तो इस समय है नहीं, अनलेस कोई 230 फैक्टर 3 PM मूव आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डे लो के आसपास ही इस समय ट्रेड बनता हुआ। देखिए 18,853 का स्तर आपकी स्क्रीन पर है और हम इनफैक्ट 18,845 तक के निचले स्तर को छू चुके हैं। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में बिकवाली ही देखने को मिली है। इनफैक्ट सुबह में तो बहुत चुनिंदा काउंटर्स थे तेजी के। निचले लेवल से कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहां पर रिकवरी आई है, लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल है सेक्टोरली वो मंदी की तरफ ही बैठा है। आशीष, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। हाँ, दिक्कत भरा बाजार और लिटरली कहना चाहिए बायर्स नदारत थे। वो तो ब्रॉडर मार्केट्स लो लेवल से कुछ सुधारने की कोशिश करते हुए निफ्टी में, लेकिन निफ्टी बैंक में, लेकिन खरीदार स्ट्राइक पे है ऐसा लग रहा है। एक वन वे फॉल था। शुरुआत जहां हुई थी उससे फिर समीकरण बिगड़ते ही चले गए और रीजंस हैं उसके पीछे। ये हम नहीं, पूरा ग्लोब ऐसा है। एशिया जो बंद हुआ है, जो बंद होने की कगार पे खड़ा हुआ है इस समय, सब के सब इसी तरह के पेन के साथ कामकाज कर रहे थे। ये देखिए एशियन इंडस्ट्रीज, हमारे पियर्स हमसे ज्यादा, हमने कल भी अंडर परफॉर्म कर रखा था, शायद इसीलिए उस तरह का दबाव नहीं था, लेकिन एशियन पियर्स 2-2.5% तक गिरे। और यूएस के फ्यूचर्स फिर इंडिकेट कर रहे हैं 1/3 से 1.25% तक का दबाव आज शाम को फिर देखने को मिलेगा। यूएस में फिर बॉन्ड यील्ड्स 5% के आसपास ही हैं। लास्ट मैंने चेक करा था तो 10 साल की बेंचमार्क 4.96, 4.97 के जोन्स पर वही 5% पे खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। और ओवरनाइट वो इजराइल गाजा वाला इशू और स्पाइरल होता हुआ, मैं ऐसी चेक कर रहा था कि ओवरनाइट रेड्स गाजा में कैरी करी गई थी, प्रिपरेशन नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्बैट की, ऐसा इजराइल स्पेसिफिकली कह रहा है। और ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्बैट वो हाईली एंटिसिपेटेड ग्राउंड इन्वेजन है।
जिसकी बात करी गई है, और कल की वो स्ट्राइक्स उसका हिस्सा नहीं थी, तो एस्केलेशन वहां पे भी तगड़ा होता हुआ। तो समीकरण तो जियोपॉलिटिक्स हो, मूड माहौल, या ट्रेजरी यील्ड्स हो, या इवन इक्विटीज की ग्लोबली चाल हो, सब बिगड़ी हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। यह है कहानी अब तक के बाजार की। यह है कहानी बैक टू बैक 6th स्ट्रेट सेशन जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज। आज के लोज को पकड़ लूं तो ऐसे में कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि आज सुबह मैंने मॉर्निंग कॉल में बताया था 5 दिन की गिरावट। आज के लोज को पकड़ लूं तो 960 अंक इन 6 दिनों में कमजोरी। ये 6ठा दिन चल रहा है समय, बाय द वे। ऑलमोस्ट 5% हमने 6 दिन में गवाया, इस तरह का फॉल, और वो भी एग्रीवेट हुआ है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। यह है समीकरण। ऐसे में एक्सपायरी का दिन है आज, मंथली अक्टूबर वायदा की। मानस से रिक्वेस्ट करी थी कि जरा समीकरण समझाएं। आज सुबह मदद करी थी बिकवाली करने का, इवन सेल ऑन राइस का ही बाजार है ये। कैसे भी ग्लोबल समीकरण हो, टेक्सचर बदल चुका है। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी थी, सेल की स्ट्रैटेजी थी, ब्यूटीफुली वर्कआउट करी। बाकी का पैनल में इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले मानस को स्क्रीन पर रखिएगा। मानस, पहले निफ्टी की बात करी जाए। धड़ल्ले सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, 19,000 का, पहले 19,200 की बात, 19,000 में बिल्डअप स्ट्रॉन्ग, राइटर्स का जोन सब उखड़ता चला गया है। कहां कंफर्ट आएगा, क्या करना चाहिए? बाय ऑन सुबह स्ट्रैटेजी जो सी वर्कआउट करी, सेल की स्ट्रैटेजी प्ले आउट हुई स्क्रीन पे, दिन के लोज पर कोई साइंस ऑफ रिवाइवल नहीं। सब कह रहे हैं सारी इक्वेशन जो है बड़ी स्क्वीज हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्क्वीज रिलीफ देना चाहिए, पर ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा एक्सपायरी के दिन। आपका अप्रोच क्या होगा? क्या निफ्टी पे इस समय भी, निफ्टी बैंक पे आप लोग को ट्रेड वेड इनिशिएट कर रहे हो? अदरवाइज भी चार्ट्स पे क्या लेवल्स पे वर्क करा जा रहा है? आशीष जी, देखिए पिछले करीब 4 से 5 सेशन से हमेशा इस सेल ऑन रैलीज की बात हुई और लगातार निफ्टी ने एक अच्छा खासी गिरावट दिखाई। अगर हम पिछले 7 सेशन की बात करें तो करीब करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी में देख ली है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट, ये आज मॉर्निंग में भी जब बात हुई थी तो 18,850 18,800 की बात हुई थी कि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अभी भी मेरा मानना है कि आज की जो गिरावट है उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, करंट लेवल्स पे एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है। 2 कंडीशन है, अब आपको कंडीशन के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। अब आप ब्लाइंडली सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी नहीं यूज कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 18,850 और 18,000, इस 18,800 इस रेंज को अगर निफ्टी ब्रीच करता है, 18,800 के नीचे जाता है, तब आप एक फ्रेश शॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैंने लगातार बात की है, उसके टारगेट 18,400 के आते हैं। तो अब जब फ्रेश बिकवाली करेंगे तो केवल 18,800 के नीचे ही फ्रेश बिकवाली करेंगे, उससे पहले आपको बिकवाली नहीं करनी है। अगर 18,800 के नीचे निफ्टी जाएगा तो आप बिकवाली करिए, 18,900 के स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 18,600 के टारगेट उस कंडीशन में आप सेट कर सकते हैं। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो क्योंकि हमने 3 दिनों की बड़ी गिरावट देखी, 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, तो अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 19,050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने लगे, ध्यान रखिए 19,050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगे तो आप एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, जहां पर 18,950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उस केस में 19,250 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं तो बाउंस बैक पे 250 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करें। अभी के लिए ये कंडीशंस है, दोनों कंडीशन मैंने बता दी हैं, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी जो मॉर्निंग की बात हुई थी वो 42,200 के आसपास की बात हुई थी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अब आपको कंडीशनल ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो 42,050 से लेकर 42,100 इस रेंज में बैंक निफ्टी पे सपोर्ट है। तो अब बिकवाली, फ्रेश बिकवाली तब करेंगे जब 42,100 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा, उसके नीचे आप शॉर्ट कॉल लेंगे, 42,300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उस केस में 41,700 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ये ट्रेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं मेंशन करूंगा कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात हुई है उसके टारगेट बैंक निफ्टी में 41,000 के आते, तो स्ट्रक्चर वीक है। बाउंस बैक प्ले तब करेंगे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 42,650 के ऊपर। अगर 42,650 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो आप 42,450 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ये भी एक बाउंस बैक प्ले होगा जिसमें आपके टारगेट 43,100 के रहेंगे। लेकिन फिर मैं मेंशन करूंगा कि हाई लेवल पे प्रॉफिट जरूर बुक करें अगर कोई भी बाउंस बैक देखने को मिले तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। निफ्टी के लिए 18,800 अगर ब्रीच हो
तभी फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अगर 19,200 के पार हम दिखें, थोड़ा सा स्टेबल हो, तो शायद आप तेजी के बारे में सोचना शुरू करें। निफ्टी बैंक भी 42,100 अगर ब्रीच हो, वहीं पर आप नई मंदी की ट्रेड लेंगे। इस समय जो है नई मंदी की पोजीशंस लेने से थोड़ा सा बचे, क्योंकि मार्केट अब बीचों बीच एकदम मझधार में आ बैठा है। चलिए, अब ऐसे दिन फिर क्योंकि हमने डे लो से अच्छा खासा रिकवरी देखी है चुनिंदा काउंटर्स में, तो तेजी मंदी के दोनों स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। ट्रेंड लार्जली मार्केट का मंदी वाला है। तो देखिए दिग्गजों में क्या कुछ टूट रहा है। सुबह में ये ट्रेड लार्जली टेक महिंद्रा तक सीमित था, लेकिन आप देखेंगे दोपहर तक M&M अब 3-3.5% के नुकसान पर, बजाज फाइनेंस में 3.25% की गिरावट है, M&M 3% नीचे, और डॉक्टर रेड्डी जिसके नतीजे कल आएंगे वो भी 2.25% गवा चुका है। ये लूजर्स हैं। मिड कैप साइड पर भी RBL बैंक की धुलाई होती हुई, ये 6% के नुकसान पर। कोरोमंडल इंटरनेशनल 5.25% गवा चुका है। REC सुबह से शॉर्ट कॉल्स आ रहे हैं, स्टॉक 4.5% टूटा, और जुबिलेंट फूड के नंबर से बाजार निराश हुआ। इनफैक्ट 500 को टेस्ट भी किया, फिलहाल 505 पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव्स दरअसल पुल बैक वाले आए हैं। एक तो एक्सिस स्टेडी है, सुबह से यहां पर ऐसा था समय जहां पर इनके भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन अब 1.25% के गेंस पर। HCL टेक भी अब होल्ड कर रहा है अपने गेंस को। आप देखिए 11-12 बजे के बाद ट्रेंड में एक बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है, 2% ऊपर आया है काउंटर, और वहां पर वोल्टास में भी हम देख रहे हैं पोजीशंस अब बढ़ती हुई 1% के गेंस। सोना BLW नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं। रैलिस नतीजों के बाद टूटा था सुबह में, लेकिन अब 3.5% ऊपर। BDL में काफी धुलाई हुई, अब 2% का मूव, और बेक्टर्स भी है जो करीब करीब 6% तक के गेंस पर बैठा है। ये फिलहाल मार्केट में आपको चर्न देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर निचले लेवल्स पे कुछ कुछ काउंटर्स में लोगों ने खरीदारी की जरूर है। कोई ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, ऐसे ऐसे फेज आते हैं बुल मार्केट्स में, ऐसे करेक्टिव फेज चलते हैं, थोड़े से एक्सेसिव सिस्टम से वाइप आउट होते हैं। तो 18,800 के नीचे स्लिप हुए तो सेल निफ्टी पे, 19,050 के ऊपर गए तो एक बाय इनिशिएट। जो टारगेट्स मानस मेंशन कर रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा। 18,600 नीचे की तरफ, 19,250 ऊपर की तरफ, मुनाफा बांध लीजिएगा। ज्यादा लक को उसके बियॉन्ड स्ट्रेच मत करिएगा। ये ऑलरेडी फ्रेजाइल इन्वेस्टर सेंटिमेंट थे, उस पे ये ग्लोबल दिक्कतों का तड़का बढ़ता ही चले जा रहा है। रचना जी, भोपाल का मूड कैसा है? बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं अब क्या मार्केट में। हाँ। तो वो फियर एंड फीवर मार्केट का दोनों दिख रहा है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में, इवन इन अ प्लेस लाइक भोपाल। एंड आई एम श्योर मुंबई में तो और भी ज्यादा डेस्परेट काइंड ऑफ सिचुएशंस होंगी। तो आप भोपाल में जो आपसे पूछ रहे हो उसको सांत्वना क्या दे रहे हो? हम कहते हैं हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करो, अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए, ये है अब तक की तस्वीर दिक्कत भरी। हेमांग सर, ये बेसिकली गजब का बुल मार्केट, उस बुल मार्केट में एक ऐसा फेज आया जो करेक्टिव है। उससे ज्यादा अभी तो रीड ना करूं ना, क्योंकि हाई से अभी भी क्या है, कितना था मेरे ख्याल से 222 हाई था, 7% के आसपास ही करेक्ट, ज्यादा नहीं, 7% तो आशीष जी ज्यादा है 7% के हिसाब से, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ज्यादा करेक्ट कर गए। लेकिन हाँ हेमांग सर, क्या है ये फेज को कैसे रीड कर रहे हो आप? सो आशीष जी, गुड आफ्टरनून। ये जो निफ्टी है टॉप से लगभग 6% गिरा है, बैंक निफ्टी लगभग 9% गिरी है। तो जो मेजर इंडाइसेस है उसमें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हम नहीं बोल सकते। हालांकि जब आप उसको गो थ्रू करते हो और लगातार बैक टू बैक 1-1.5% की गिरावट देखते हो, तो सेंटिमेंटल और जो हेडलाइन का जो इम्पैक्ट आता है वो बड़ा होता है। बट अगर आप थोड़ा एक स्टेप बैक करके उसको देखें तो वो ज्यादा नहीं है। दूसरा कि मिड कैप की एक अलग ही दुनिया थी। अगर आप देखें अप्रैल से लेके टिल मिडल ऑफ अक्टूबर जबरदस्त तेजी हुई, और देखकर 3-4-5 गुना भी हुए। वहां पे थोड़ा सा बबल जैसा था, वो उसको सेटल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बट जो इंडेक्स वाइज जितना पेन सोचा था, या जो एक नॉर्मल बुल मार्केट में भी आता है, उसका 80-90% पेन मुझे लगता है कि हो चुका है। शायद 1-2 दिन लगेगा इसको सेटल होने में, पर इंडेक्स लेवल पे मुझे ज्यादा दिक्कतें लग नहीं रही। इंडेक्स लेवल पे अब यहां से ज्यादा दिक्कतें नहीं, थोड़ा बहुत और करेक्टिव मूव आ सकते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो ज्यादा अब हाथी निकल गया है, दुम बची है, और ये एक्यूमुलेशन का एटलीस्ट लार्ज कैप्स में कुछ चुनिंदा एक्यूमुलेशन का समय हो सकता है
हेमांग सर, है ना? इजीली पुट ये करूं? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और ये करना ही चाहिए क्योंकि हालांकि जो एफ&ओ में ट्रेड करते हैं या जो मार्जिन फंडिंग में ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय मुश्किल है। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपके पास फंड्स है तो ये जो गिरावट है उसमें डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यही अगर जो आप बाय करते हो वो आपको एक अच्छा सा अल्फा वगैरह देके जाता है आपके पोर्टफोलियो को, तो वो बिल्कुल करना चाहिए एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली फेस्टिव सेल तरह से देखिए, पॉजिटिवली देखिए, अच्छे पेडिग्री के अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के मौके। थोड़ा बहुत और गिरे एक्चुअली तो आशीष फेस्टिव सेल से पहले ना फ्लैश सेल चल रही है कि आपको प्रोडक्ट के अचानक 10% 15% बिफोर द बिग सेल, तो अगर आप कुछ चीज ट्रैक कर रहे हैं तो आपको मौका तो ये मिलेगा। अभी वो प्राइम कस्टमर्स के मुझे लिए लग रहा है ये फ्लैश सेल है। हाँ। ये तो मतलब ये दिक्कत फ्लैश सेल है। पर ठीक है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक एक्यूमुलेट करिए, बार बार कहा जाता है, ये मौके होते हैं। और ये लार्जली जो कुछ हो रहा है ये ग्लोबल पेन है जो मूड हमारे यहां भी रिफ्लेक्ट करता हुआ। लेकिन एशियन पेंट्स के नंबर्स कुछ देर पहले, शो शुरू होने से जस्ट पहले वो एशियन पेंट्स के नंबर्स आए थे। निफ्टी का एक ही नंबर आना था। नंबर स्क्रीन पर आ जाएंगे और नंबर्स पे बात करने के लिए अब हमारे साथ शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के कौस्तव पावस्कर जुड़ते हैं। कौस्तव भाई, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये रेवेन्यू जो कौस्तव देख रहे थे हम लोग वो मिस है मेरे ख्याल से 500 करोड़ रुपए के आसपास का मिस। मार्जिन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंग इन लाइन आते हुए, कैसे रीड करूं इन नंबर्स को? ये मिस क्या है? ये एक तो हम ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था कि फेस्टिव डिमांड शिफ्ट हो गई है इस साल, मॉनसून इरेटिक थे। तो आप कैसे रीड करो इन नंबर्स को? ये वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम आना दिक्कत वाला है या ठीक है, सीजनैलिटी एट प्ले? वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखेंगे हम तो 6% वॉल्यूम ग्रोथ आया है और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था अराउंड 7 to 9% काइंड ऑफ अ वॉल्यूम ग्रोथ। दिक्कत वैल्यू डिक्लाइन में है जहाँ पे 5% रियलाइजेशन डिक्लाइन आया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउन ट्रेडिंग हो सकता है। मास मतलब जो लोअर एंड प्रोडक्ट्स है उनकी बिक्री थोड़ी ज़्यादा हुई है। सेकेंड फैक्टर ये है कि फेस्टिव जो है वो Q3 में आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Q3 में मूव ऑन हो जाए। बट ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रूरल अभी भी रिकवर होना बाकी है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अभी भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। और वॉल्यूम ग्रोथ हमें लग रहा है कि Q3 में थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, बट एक कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट रहेगी कि नहीं ये मायने रखता है कि जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स या रूरल डिमांड वहाँ पे रिकवरी कैसी आती है उसके ऊपर काफ़ी फैक्टर करता है। तो Q3 में थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ इम्प्रूव हो जाएगी। जो फेस्टिव जो सेल्स Q2 में नहीं हुए थे शायद थोड़े बहुत हो सकते हैं Q3 में, और उसका थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है वॉल्यूम पे, बट कंसिस्टेंसी रहेगी कि नहीं ये आई थिंक डिमांड एनवायरनमेंट कैसे शेपअप होता है उसके ऊपर कहेंगे। ये सिर्फ एशियन पेंट्स के केस में नहीं, सारी एफएमसीजी कंपनी, सारी कंजम्पशन कंपनियों से जुड़ा हुआ है कि H2 कितना बेहतर होगा, क्या थर्ड क्वार्टर में त्योहारों के चलते डिमांड ग्रामीण इलाकों में पिकअप होगी या नहीं। ऐसे में कौस्तव, मेरा सिंपल सवाल है कि 2987 पर अब आपकी क्या राय है? क्या स्टॉक जितना रिएक्शन नंबर्स पर दिखाना था दिखा चुका है अब 2.5-3% नीचे, या फिर और वीकनेस आएगी? और आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है, अक्यूमुलेट कर रहे हैं या नहीं? देखिए हमारा होल्ड रिकमेंडेशन है। हालांकि ये जो है हमने देखा है कि ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो वॉल्यूम्स पे है और जो सिचुएशन, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी भी है, प्ले आउट होना बाकी है कि ग्रासिम की एंट्री जो एक्सपेक्टेड है Q3 में, तो उसका कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना रहेगा और उसका एशियन पेंट्स के मार्जिन्स पे क्या असर हो सकता है, ये एक जो रिस्क फैक्टर है वो अभी भी है।
सो हालांकि जब हमें मालूम है ग्रासिम एक बड़ा प्लेयर है, ऑलरेडी उसका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशनिंग है, तो उसका वो से फायदा होता है, उसका इम्पैक्ट एशियन पेंट्स के सेल्स और मार्जिन्स पे कैसे रहेगा, ये आई थिंक ये स्ट्रीट ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में एक वी कैन से कि एक स्टैग्नेंसी रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि एक्यूमुलेशन लेवल अभी भी है। आई थिंक इससे बेटर हमें मौका मिल सकता है आगे चल। तो होल्ड करने की सलाह अगर आपके पास है, नई खरीदारी की राय इस समय नहीं है, क्योंकि शायद कुछ और पेन से गुजर सकता है। ये काउंटर एशियन पेंट आपके सामने 2.5% नीचे। शुक्रिया कौस्तभ हमारे लिए एक क्विक टेक देने के लिए। चलिए हमारे जानकारों से फटाफट इस समय के ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिल्पा जी बताइए, आपका इस समय का ट्रेड क्या है? जी हर्षिता जी, मेरा इस समय ट्रेड है बाय के साइड में बिरला सॉफ्ट। बी सॉफ्ट बहुत अच्छी रिकवरी के साथ अभी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, पूरा आईटी पैक भी थोड़ा ऊपर आया है। तो बिरला सॉफ्ट नवंबर का सीरीज 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 20 रुपए 20.5 के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 28 एंड 31, स्टॉप लॉस 16। बिरला सॉफ्ट हरे निशान पे इस समय कामकाज करता हुआ। शिल्पा जी को लग रहा है इसका नवंबर का 530 का कॉल लिया जा सकता है। ये आ गई पहली प्रिफर्ड बाय आइडिया। भैया रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आज का प्रिफर्ड पिक क्या है दोपहर का? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का प्रिफर्ड पिक मेरा भी फर्स्ट पिक तो खरीदारी की साइड ही रहेगा। प्राइमरली अगर मार्केट का ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड है और ऐसे ओवरसोल्ड जोन में फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखनी चाहिए, बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव आने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो वोल्टास में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसने आज पूरे दिन में ऐसे ट्रेंडेड मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ के साइंस बताए हैं। मार्केट्स इतना डाउन है, फिर भी स्टॉक ऑलमोस्ट 1% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब गिरावट के मार्केट में ऐसी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अगर मार्केट्स कोई पुल बैक मूव दिखाता है ये ओवरसोल्ड जोन में से, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में एक अच्छा मूव रह सकता है। तो वोल्टास में खरीदारी करें, 810 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 850 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोल्टास ये भी हरे में इस समय कमजोर बाजार में कामकाज कर रहा है, तेजी और तूल पकड़ेगी। 810 पे लगाइए स्टॉप, 850 के लक्ष्य। रचना जी, टॉप कॉल इस समय का? जी, मेरा इस वक्त का टॉप कॉल रहेगा आईटीसी के फ्यूचर्स में, नवंबर फ्यूचर्स में ऑन द लॉन्ग साइड। और ये प्रिसाइजली इसलिए है क्योंकि मार्केट में अब फ्रेश अपॉर्चुनिटी ऑन द शॉर्ट साइड लेना वुड नॉट बी वाइज, और कॉल जो लेंगे अगर लॉन्ग साइड पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी बेटर। तो इसलिए हम आईटीसी को चूज करेंगे लॉन्ग साइड पे। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 432 पे अगर एसएल लगाया जाए तो 440 का पहला टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट वुड बी 444। तो 440 और 444 का टारगेट। मानस, आपका ट्रेड? तो हर्षदा जी, एक बाउंस बैक प्ले है केवल, वो है टीवीएस मोटर्स पे, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो केवल एक प्योर इंट्राडे ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1559 के स्टॉप लॉस से आप टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी कर सकते हैं और 1600 रुपए के आपको टारगेट सेट करने। 1600 का टारगेट यहाँ पर टीवीएस मोटर। अच्छा, अब इत्तेफाक देखिए, सभी हमारे जानकारों ने एक पुल बैक ट्रेड पर फोकस किया है। सुबह में टॉप कॉल्स एक सिरे से सारे के सारे नेगेटिव साइड पर थे शॉर्ट वाले ट्रेड से, लेकिन अब दोपहर में बाय साइड के ट्रेड्स अब साफ आपके सामने आ रहे हैं। हेमांग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? कैप और एक मिड कैप और लार्ज कैप में अल्ट्राटेक डेफिनेटली एक पोजिशनल बाय के तौर पे मैं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर लगभग 5 to 7% का शॉर्ट टर्म में एक मूव आ सकता है। नंबर्स तो ठीक ठाक थे, पर जो आउटलुक है वो अच्छा है और रिलेटिवली स्टॉक स्टेबल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है वरुण बेवरेजेस। स्टॉक आज कुछ 3% डाउन है, पर इसके भी नतीजे काफी अच्छे थे और जो पूरा कंजम्पशन थीम है उसमें एक अच्छा हाई क्वालिटी मिड कैप नेम के तौर पे इसको हम देखते हैं। इसके अंदर निवेश करना चाहिए अराउंड 857 फॉर प्राइस। इसमें हम लोग 10-12% की अपसाइड देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 months। हाँ, हेमांग सर ने दो दे दिए एक के, मतलब खूब सारी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मतलब इस करेक्शन में आपको?
बिल्कुल आशीष जी, काफी टाइम से लोग देख रहे थे कि हाँ। मिनटम मार्केट पूरा, तो आज जब मौका मिला है तो थोड़ा होमवर्क करके अगर थोड़ा एक्शन करेंगे तो जरूर उसका फायदा मिलेगा। दिवाली में फिर आप डबल सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हाँ, मौके के पे चौका लगाइए भाई। हमें होमवर्क करने की जरूरत क्या है? आप हो ना एक्सपर्ट्स, होमवर्क करके आए हो हमारे लिए। 2 पिक आ गई हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और वरुण बेवरेजेस। अभी और जुड़े हुए हैं, अभी तो और 4 का चौका अगर सब में इंक्लूजन होगा तो कुछ और बढ़िया स्टॉक पिक्स चलते चले जाएंगे। ये हो गए भाई इस समय के सारे प्रिफर्ड पिक्स। इस बीच आपने हमेशा सुना होगा कि मार्केट्स, आप जितने दिन सेन नहीं रह सकते उससे ज्यादा दिन इरैशनल रह सकते हैं। जितने दिन हम सॉल्वेंट नहीं रह सकते उससे ज्यादा दिन वो इरैशनल रह सकते हैं। ऐसे में होप जागती रहती है कि बहुत ज्यादा सिस्टम में शॉर्ट्स जनरेट हो गए। ये डेटा पॉइंट कह रहा है कि एक्सेसेस हो चुके हैं, वो डेटा पॉइंट कह रहा है एक्सेसेस हो चुके हैं। बाजार घूमेगा, क्या देखूं, क्या वॉच आउट करूं, कहां नजर रखूं, कब एक्सट्रीम वाकई हो जाएगा, कब एक वाकई हम एक पिक्चर टर्न अराउंड होती हुई देखेंगे, तस्वीर बदलती देखेंगे। आपको स्क्रीन पे अब जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा साहब नजर आ रहे होंगे। राहुल जी ने एक ऐसी एक्सरसाइज रन थ्रू करवा रखी थी, तो हर्षदा ने उनको रिक्वेस्ट डलवाई कि भाई राहुल जी आओ समझाओ भाई क्या क्या वॉच आउट करना है, कैसे समझा जाए, कौन से समीकरण कहां बैठेंगे, तब समझ में आएगा बाजार में जो होना है वो पेन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। राहुल जी गुड आफ्टरनून। पहले टॉप कॉल दोगे कि पहले ये समझाओगे आप? माफ कीजिए, मैं कह रहा था पहले इस समय का कोई टॉप कॉल दोगे या पहले समझाओगे क्या करना है? आई थिंक सबके मन में ये क्वेश्चन है कि भाई पेन खत्म कहाँ होगा। आई थिंक वो ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज एक बार निफ्टी संभल गई उसके बाद में आई थिंक जो भी कॉल्स लेंगे सब टॉप कॉल ही रहेंगे। तो फिर कैसे और कब संभलेगी, क्या गणित बिठाया आपने? जी देखिए, जब भी कंसेंसस ट्रेड होता है या एक्सट्रीम तेजी हो या एक्सट्रीम मंदी हो, जनरली मार्केट में ज्यादा लोगों का पैसा बनता नहीं है कंसेंसस ट्रेड में। अब कहीं ना कहीं पिछले 6 हफ्तों के ये करेक्शन स्लैश कंसोलिडेशन ने कहीं ना कहीं निफ्टी को एक ऐसे लेवल पर ला दिया है जहां पर हम ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो स्टेटिस्टिकली अगर मैं पिछले 5-6 साल का डेटा देखूं तो ऐसे 5 पैरामीटर्स है जिन्हें हम ट्रैक करते हैं। अगर इनमें से कोई 3 पैरामीटर भी अगर ओवरसोल्ड के सिग्नल दे दे, यानी कि एक्सट्रीम डेटा वहां पर आपको दिख जाए, तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि आने वाले समय में मार्केट्स रिवर्स करेंगे बड़े तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी का जो आरएसआई है, जब जब 30 के नीचे आरएसआई जाता है, निफ्टी डीप वैल्यू जोन में जाता है, यानी कि अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर पोजिशनली भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, या अगर आप डिलीवरी में पोर्टफोलियो भी बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो निफ्टी का फिलहाल आरएसआई चल रहा है 26 के आसपास, तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। दूसरा, एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, जब जब एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 18% के नीचे आया है, निफ्टी ने एक तरह से बॉटम बनाया है। तो अब ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तकरीबन 26% के आसपास चल रहा है, तो ये डेटा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है निफ्टी का, तकरीबन 0.7 अभी चल रहा है। थोड़ी देर के लिए 0.65 भी हुआ था आज के सेशन में, कल भी 0.7 के नीचे गया था। और हिस्टोरिकली जब जब 0.6 0.7 की रेंज में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आता है, मार्केट्स ने बॉटम आउट किया है और निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी है वहां से। तो ये सेकंड डेटा पॉइंट है जो बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, और एक संभावना है कि यहाँ से रिबाउंड देखने को मिले। चौथा जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो आज हो सकता है, वो है रोल ओवर डेटा। देखिए, पूरे अक्टूबर महीने में बेयर्स का पलड़ा भारी रहा, बेयर्स ने पैसे बनाए हैं। अब एक्सपायरी के दिन अगर ये पोजीशंस क्लोज आउट हो जाती है, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और रोल ओवर में डेटा अगर दिख जाता है, यानी कि रोल ओवर अगर कम होता है एज कंपेयर टू लास्ट 3 मंथ के एवरेजेस, तो ये एक संकेत होगा कि भाई मंदी वाले यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके उनका पेट भर चुका है, शायद और मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मंदी कौन कर रहा है बाजार में? एफआईआईज मंदी कर रहे हैं। एफआईआईज की इंडेक्स पोजीशनिंग शॉर्ट है, तो उनका जो एक तरह से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, साथ में रोल ओवर डेटा जो है, ये देखकर आई थिंक एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ओके, निफ्टी का बॉटम बन चुका है। लास्टली, विक्स, यानी कि जो एक तरह से सेंटीमेंट इंडिकेटर है, ये अगर मल्टी मंथ के हाई पर आ जाए, जब भी विक्स रिसेंट टाइम के 5-6 महीने के हाई पर आ जाए, तो जनरली मार्केट्स बॉटम आउट करता है।
तकरीबन 12:30 के आसपास ये गया। अगर ये 13 को क्रॉस कर जाता है आज के सेशन में या फ्राइडे के सेशन में, तो मेरे हिसाब से ये भी एक कंफर्मेशन होगा। तो इन पांचों में से कोई भी एक डेटा, अगर कोई भी 3 डेटा अगर कंफर्मेशन दे देता है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि निफ्टी बॉटम आउट करेगा और वहां से हमें एक सस्टेन रिकवरी और रैली देखने को मिलेगी। तो हमारा ये अनुमान है टेक्निकली 18,800 18,900 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है, प्रीवियस ब्रेकआउट का सपोर्ट है, साथ में फिबोनाची का भी लेवल है, मल्टीपल लेवल्स है। बट अब मार्केट इसको ऑनर करता है कि नहीं करता है, आई थिंक कल तक हमें अच्छी खासी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो कल तक क्लैरिटी आ जाएगी अगर एक और डेटा पॉइंट इन पैरामीटर्स को अचीव कर लेता है। अगर नहीं करता है तो ये इस लिम्बो में हम फिर बरकरार रहेंगे। जी हाँ, देखिए अगर समझो तीसरा डेटा भी नहीं आता, रोल ओवर्स अगर कंटिन्यू होते हैं, तो हो सकता है कि और 2-3 सेशन 4 सेशन निफ्टी के अंदर स्लाइड देखने को मिले। बट जहां तक आई थिंक टेक्निकल सेटअप है, 18,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, मेरे हिसाब से उसके नीचे मार्केट जाता हुआ लगता नहीं है। तो अगर आप ये बुलिश व्यू के लिए अगर समझो कोई स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो 18,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये पोजिशनल ट्रेड है, अगर डेटा सही रहा तो हमें बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर व्यू गलत हुआ तो 18,500 का एक हार्ड स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग व्यू लेना है। क्या बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुली समझा दिया आपने। 5 पैरामीटर्स, 2 टिक मार्क देखे मैंने, प्रोड्यूसर साहब ने लगा दिए। निफ्टी का आरएसआई पहुंच गया हमारे जोन पे जो राहुल जी मेंशन कर रहे हैं, और निफ्टी का पीसीआर। आज शाम को रोल ओवर डेटा पस्त पड़ जाए, 3 महीनों का औसत रहा है मेरे ख्याल से 78 से 84% के बीच, तो तीसरा टिक मार्क मिल जाएगा और कंफर्ट मिल जाएगा कि शायद बॉटम बन गया। खैर, वो तीसरा समीकरण बैठे ना बैठे, आपको ध्यान रखना है कि आप अभी क्या जोन हैं, 18,500 का स्टॉप लॉस लगा के चले, है ना। अगर वो कंफर्मेशन नहीं भी आता है तो मेरा वो रिस्क डिफाइंड है 18,500 के आसपास का, लेकिन समीकरण ब्यूटीफुली समझा दिए हैं। एफआई लॉन्ग शॉट ऑलरेडी 25-26 पे आ चुके हैं, शायद हम 18% के नीचे आते हैं तो वो भी उसके जनरली उसके नीचे टिकता नहीं है। और एक और है विक्स, जो मल्टी मंथ हाइस पर अगर पहुंच जाए, 13 का आंकड़ा जो राहुल जी मेंशन कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। 2 टिक मार्क है। एक हम लोग रात शाम को पहली चीज मैं ये देखता हूँ रोल ओवर डेटा कैसा है, राहुल जी को उसमें फोन लगाना पड़ेगा। तीसरा समीकरण बैठ गया। तो ये सूरत का फाफड़ा कैसा था? अरे सूरत की तो क्या ही बात है। आई थिंक अगर सूरत के स्टॉक लिस्टेड होते खाने पीने वाले, तो आज एक नई वेल्थ क्रिएशन हो गई होती। तो सूरत के लोग बड़े प्यारे हैं और साथ में खाने पीने की तो क्या ही बात है। राहुल जी ने असल में एक वीकेंड पे आपने देखा था? मैंने फोटो देखी थी। मैं सोचा लेके आऊंगा, फिर मैं भूल गया बीच में, शोज के बीच में फाफड़ा खाते हुए। चलिए राहुल जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सब कुछ पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। सबके जहन में सवाल था कि ऑलमोस्ट या ओवरसोल्ड है या नहीं है, ओवरसोल्ड है तो कब पलटेगा बाजार, ये है इंपॉर्टेंट की पैरामीटर्स जिनको वॉच आउट करने की जरूरत। 3 टिक मार्क लगे 5 में से, तो शायद वो कंफर्मेशन आता हुआ कि हाँ ओवरसोल्ड टेरिटरी पर है। बहुत लाइकली है कि रिवर्सल होगा और तेजी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एशियन पेंट्स पे चर्चा हुई थी, तो क्विकली एक बार शिल्पा मैम, एशियन पेंट्स का चार्ट चेक हो जाए क्या? पेन तो है उस स्टॉक में, पिछले 2-3 दिनों से दबाव में था और ऑफ लेट तो खैर ठंडा ही पड़ा हुआ है। चार्ट्स पे समीकरण कैसे? जी बिल्कुल, एशियन पेंट का अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो एक रेंज है 2900 2950 से लेके 3200, तो ये रेंज में है, अभी लोअर साइड में आ गया है। तो अगर किसी को बाय करना है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा लेवल है यहाँ पे। एवरीथिंग सेट्स इन, जैसे हम लोग एक बाउंस बैक प्ले की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एशियन पेंट भी एक अच्छे लेवल पे है। आप 2940 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं, और व्यू सही जाता है तो ये बाउंस बैक में एशियन पेंट वापस आपको 3100 3150 तक भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एशियन पेंट का ट्रेड 2.5% अभी भी नीचे कर रहा है कारोबार। चलिए अब बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। नतीजे आ गए हैं, एक मजबूत तिमाही, खासतौर से आईटी सर्विसेज फ्रंट पर रेवेन्यू ग्रोथ 4.5% तक का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा मार्जिन्स भी हमने देखे हैं इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 24.63% पर आए। हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जगन्नाथन चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये आपकी ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ 4% के आसपास है, और जो आपने एक्विजिशन किया था उसका कितना योगदान है, अगर आप हमें उसका अंदाजा दे सके। 4.65% quarter on quarter is including the acquired company.
because we have integrated that company business along with our business in a complete manner. We have been reporting this for the last 3 quarters. So this is including the acquired entity also, 4.6%. अच्छा, पहले तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जगन्नाथन सर, ओवरऑल रेवेन्यू गिरे 5%, इंटरनेशनल आईटी रेवेन्यू बढ़े 4.7%. ये इंटरनेशनल में और ओवरऑल में क्या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का डिफरेंस है या कुछ और भी आ जाता है? Yeah. These two are the different businesses. Domestic business is completely a different business where we have to not track the revenue, you have to track the gross contribution. We have been telling that absolute amount of gross contribution is what you have to track in domestic business, not the turnover, because the turnover can fluctuate quarter on quarter. If you take year on year, it will be always be growing. But quarter on quarter, there can be a fluctuation in the turnover for the domestic business. International business is a software services business. So there we have had a very, very strong growth of 4.7%, 4.6% quarter on quarter. And in constant currency, 5.2%. This is like industry stock level growth. This is that. And this current market, we have very strongly. It was a strong growth. अच्छा, आपका जो प्रेजेंटेशन आया रिजल्ट्स के बाद, उसमें एक स्लाइड थी, आर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल. उसमें गोल मेंशन था रेवेन्यूज ऑफ $1.5 बिलियन बाय 26 एंड. मेरे ख्याल से FY23 में हम खड़े थे 0.9 बिलियन के आसपास. तो 17-18% CAGR नेक्स्ट 3 years. तो हिस्टोरिकली तो मेरे ख्याल से हमारा 14-15% के आसपास का CAGR रहा है. ये क्या इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स से कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ और एग्रेसिव होंगे इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स को लेकर? या 18% 17% की ग्रोथ रेट 3 साल में कैसे अचीव होगी सर? We continue to have a very strong pipeline and order book. We are doing very, very strongly. This year also we are maintaining that our growth will be in high teen. So definitely we are very confident of achieving that target. We are working on that. We are also open for acquisition. But acquisition, we are not looking for the sake of acquisition. We will not do it unless a strategic tie-up alignment is there. We are not going to do the acquisition, but we are very much open and we are looking out for acquisition. We will look out for acquisition also if it is strategically tying up. But we are very, very confident of organically growing the business at high teens because of our strong order book, very strong large deal pipeline. And our execution capabilities also. वो जब क्वांट सिस्टम्स को खरीदा था तब कहा था कि इंटरनल, वो आपका अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है, तब कहा था कि इंटरनल एक्रूवल्स और कुछ शॉर्ट टर्म डेट भी लेनी पड़ेगी. तो बैलेंस शीट परमिट कर रही है इस समय का एग्रेसिव होना इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए? Yeah, we have a very, very strong balance sheet. We have a cash equivalent of almost like 690 crores. Last time also I mentioned that we borrowed for a short-term purposes because of some operational reasons on RBI compliances. If not a net basis, if I take away the loan also, we will have a surplus of like 225 to 250 crores of rupees in our balance sheet. Our cash generation has been very, very positive, and our DSO both in domestic business and international business have come down by a day to this quarter. We are having a very, very strong balance sheet and a very, very strong growth potential and very good cash collection. मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपका रहा है, लेकिन H2 कैसा रहेगा? क्योंकि आपके बाकी पीयर्स भी कह रहे हैं कि रैंप अप्स में थोड़ी सा धीमापन है, रेवेन्यू कन्वर्जन में कुछ डिले देखने को मिलेगा. आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपके लिए सेकंड हाफ किस तरह से रहेगा? आपकी स्माइल और कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन क्या है? आप ऐसा अलग क्या कर रहे हो जो बाकी नहीं कर रहे हैं? That's the display. You have read it correctly. So we are doing very strongly and we are maintaining our guidance of high teens growth in this year. So second half has to be good. Then only I can reach the target. So definitely we are very, very confident of the situation. There are a couple of verticals where there is some softness, particularly high tech. It's very soft, and healthcare is soft. Mild softness is there in healthcare. Otherwise, we are doing well. We expect to meet our guidance of high teens growth this year. Okay. Confident of reaching there. और मार्जिन्स कुछ स्कोप है कुछ और बेहतर करने का, क्योंकि अब आप 24.5% पर आ गए हैं. पिछले साल आई थिंक यू वर नियरली अराउंड 27-28. क्या उस तरफ जा पाएंगे?
No. That was including other income and forex. This is excluding other income and forex. Okay. Correct. Okay. So you have to remove that. That is around 3-4% will come. If you remove that, earlier we were at between 23 to 24%, and now we are in this range. But we have always guided that we will be in the low 20s of EBITDA margin without other income and forex. The reason is we have told we need to invest in the growth, particularly front-end technology people as well as sales people. As well, we need to invest on AI and Microsoft Fabric. These are all great opportunity for us. We believe that the investment at present, if we invest about 1.5 to 2% of our EBITDA, we will continue to invest because that has a huge potential for us in the coming year. So we are guiding only low 20s EBITDA is our guidance, but we will continue to explore the opportunity for operational benefits to flow through in the profitability. There are scope for us, there are levers for us. We will continue to work on that. 24-25% का इंटरनेशनल एबिटा है. हाँ, गाइडेंस है लोअर 20s की. लोअर 20s हम एज्यूमिंग 21-22% की शायद आप लोग बात कर रहे होगे. वो जो भी, खैर जब आएगा तब आएगा. जगन्नाथन सर, एक जाता था मेरी तरफ से सवाल. 10 लार्ज डील्स ईयर टिल डेट सोनाटा ने बैक करी. डील पाइपलाइन कैसी है? पहली, लार्ज डील्स की. दूसरा, ये लार्ज डील्स आपने, आपके पीयर से छोटे बड़े सब इस तरह से लार्ज डील्स बैक कर रहे हैं. ये लार्ज डील्स क्या ट्रेड ऑफ है एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स? मार्केट प्लेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, लार्ज डील बैक कैसे हो रही है? क्या रन ऑफ द मिल जो मार्जिन्स आप लोग अब तक ला रहे थे वो ला पाओगे, या इस पे थोड़ा सा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ज्यादा है? Any competition is strong in IT field because IT is a mature industry at present. Definitely, you'll have a competition in all the spaces. There is no one space where we will have a competition is less. तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्जिन्स घटेंगे, यहाँ से 24-25 से 22 की तरफ बढ़ेंगे, ये रीजन है क्या? Yeah, we are. We don't do a deal which is like a dilutive on the margin front over a period of time. All our large deals, whatever we have announced during the end of the deal period, we will reach to the company's margin level. There can be initial period where there is an investment, there is some transition, so the margins may be lower, but we will pick it up, and we are no deal at present is lesser than our company average margin. So we are very, very clear that the margin have to be in the company's average margin, and we have not diluted the margin. Margin is not the only factor by which we win the large deal. It is the value proposition, what you place with the customer, that plays an important role. Value proposition includes various other factors. There is competition, but we are definitely placing our value with the customer. Okay. With our focus on modernization and digital engineering, we are able to position ourselves very well for the value benefit of the customer. ओके, चलिए जगन्नाथन सर, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए. Thank you. आपके कॉन्फिडेंस से स्टॉक वापस दिन के हाईस पे 4.5-5% मजबूत इस समय कामकाज करता हुआ. ऐसे में क्विकली रुचित चार्ट का चेक दीजिएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर का. खैर इसका 1 for 1 बोनस भी है, ध्यान रखिएगा, उसका भी फायदा मिला है. लेकिन रुचित चार्ट्स पे कैसा? चार्ट सेक्टर तो काफी पॉजिटिव है. एक सिंपल चीज देख रहा था कि लास्ट 6-7 महीने में जब भी ये स्टॉक्स में डिप आते हैं तो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आता है और वहां से फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो जाता है. तो वो एवरेज अभी भी स्टॉक में तोड़ा नहीं है लास्ट ये 6 से 7 महीने में, और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 1050 के आसपास बन चुका है. सो आई थिंक जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है तब तक कोई लॉन्ग पोजीशंस है तो डेफिनेटली राइड करे. इवन करंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 1050 या 1030 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के फ्रेश बाइंग भी स्टॉक में की जा सकती है. फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है. स्टॉक स्ट्रांग है भाई साहब. कमजोर बाजार में दिन के हाईस पर 5%, 4.5% मजबूत. इस बीच पैनल में बहेती साहब और सावंत साहब जुड़ते हुए, आप दोनों को गुड आफ्टरनून. आता हूं आप लोग से बातचीत करने के लिए. पहले जरा 4 का चौका का टीजर दे दूं ताकि पैनल रेडी रहे अपनी बढ़िया पिक्स के साथ. कुछ देर बाद 4 का चौका की शुरुआत कर दूंगा. सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी आपके पास आएंगे. एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया. एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी, एक एफएनओ सुपरस्टार ढूंढना है, वायदा का बढ़िया सा स्टॉक. चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत साहब जो अभी भी जुड़े हैं, उनको होमवर्क दे दिया है प्रोड्यूसर साहब ने. और मिड कैप फंडा के लिए हेमांग सर, बढ़िया सा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया प्लीज आप आइडेंटिफाई करके रखना. इस बीच बहेती साहब, कैसा मूड भाई साहब? और कोई ट्रेड वेड लेना है इस समय, कोई बढ़िया स्टॉक पिक?
गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एक मिनट, ये पूना में घर पे तो नहीं दिख रहे आप? आशीष जी मैं बैंगलोर में हूँ एक्चुअली। गाबा जी भी बेंगलोर में, भयती जी भी बेंगलोर, मुलाकात हुई क्या वहां पे? जी अभी होगी। हैं? उसी इवेंट में दोनों लोग? जी। तो कल फिर से एक सुबह में तस्वीर और दिखेगी। गाबा जी को बता देना आपने लाइव करा वहां से बैठ के भी। भयती साहब पिक कौन सी? जी आशीष जी, एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे बैंक निफ्टी में इकलौता बैंक है जिसने बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट दिया, और जहां बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट देखने मिली, इसमें कल नंबर्स के बाद से बहुत अच्छा आज सुबह से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और अभी भी डे हाई के पास चल रहा है। और जिस हिसाब से इसमें बाइंग चल रही है, हमें लगता है कि शायद एक्सिस बैंक का बॉटम आउट हो चुका है। और जहां बाकी बैंक, कोटक, HDFC, ICICI, सारे बैंक अपने 200 डेमा के नीचे चल रहे हैं और काफी सेलिंग प्रेशर उनमें था। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि 990 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है विद स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना है वो 960 का कैसे मेंटेन करें। ओके, तो ये 960 का स्टॉप लॉस और तेजी का ट्रेड। एक्सिस बैंक आज नंबर्स के बाद स्थिर है, 1.5% तक का इजाफा यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। प्रशांत सावंत, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी अर्चना जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है मिड कैप IT थोड़ा स्ट्रेंथ पिकअप कर रहा है, तो वो होगा बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, करीबन 528-29 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 515 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 555 555 जो कि प्रीवियस स्विंग हाइज थे। शिल्पा जी का 530 का नवंबर का कॉल भी हम राइड कर रहे थे टॉप कॉल्स में, और ये आ गया। बहेती साहब को भी प्रिफर्ड पिक लीजिए भाई। बढ़िया दिन के हाइस पर इस समय ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। क्या मैंने बहेती बोल दिया क्या? सावंत साहब का, सॉरी, ये बढ़िया पिक आता हुआ। ठीक है, इस बीच कुछ स्टॉक मूव ट्रैक करें। अब एक्शन ज्यादा बदला नहीं है आशीष, वैसे के वैसे ही है। अब बस HDFC बैंक पर मेरी नजरें गई थी क्योंकि यहाँ पर बिकवाली का जो दबाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आधे % का और प्रेशर आया है, करीब 2-2.25% नीचे ही है। कोटक में भी सेल साइड की पोजीशन थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो गई हैं। तो ये दो काउंटर्स हैं जिनमें प्रेशर। जरा एडवांस डिक्लाइन 1:1 हो गई, 1:2 हो गई। ये बहुत इंप्रूव हो रही है भाई साहब नीचे से। वो मिड कैप स्मॉल कैप भी लो लेवल से रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा सा पेन रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ देर पहले मेरे ख्याल से शो शुरू करने के आसपास से पहले मैंने जब सांस भू करा था तो 1:4 के आसपास, 1:3 का रेशियो था, 1:2 की तरफ बैठता हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट के हालात थोड़े से पटरी पे आते हुए थोड़ा सा पेन ईज ऑफ हो रहा है इस समय। चारका चौका की शुरुआत कर देते हैं फिर। तैयारी तो हमारे जानकारों ने ऑफ कोर्स कर ही रही है। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी हर्षिता जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा अगेन ऑन द लॉन्ग साइड। यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन पे ABFRL बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इट इज अप्रोचिंग ऑन इमीडिएट बेसिस एटलीस्ट 225 से 230 के लेवल्स के लिए। तो नवंबर सीरीज का 220 का कॉल ऑप्शन ABFRL रफली 7 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, पर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का रखिए और टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 14 तक। सस्ता ऑप्शन आदित्य बिरला फैशन रिटेल 220 का कॉल नवंबर सीरीज का उठा लीजिए, 4.5 का स्टॉप, 12 से 14 के लक्ष्य यहां पर। रचना जी, डायरेक्टर साहब FNO सुपरस्टार का स्टिंग प्ले आउट करिएगा और रचना जी को दिखाइए। रचना जी, क्या आइडेंटिफाई किया मैम? जी हम लॉरस लैब्स को लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे सिप्ला, लॉरस लैब्स, ये सब नाम में एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग आ रहा है, तो हम लॉरस लैब के नवंबर फ्यूचर्स को चूज करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 356 पे, और अपसाइड में हमारा टारगेट रहेगा 365 एंड देन 368। 365, 368 लॉरस लैब तेजी वाला ट्रेड और ये खूब पिट चुका है। इनफैक्ट नंबर्स और कंपनी की गाइडेंस के बाद काफी धुलाई हुई। कल तक टूट रहा था, सुबह तक वीक था, अब आप कह रही हैं कि तेजी की पोजीशंस लेना बनती है। चलिए अब चार्ट के चमत्कार के लिए प्रशांत जी तैयार हैं, बताइए आपका ट्रेड। हर्षा जी, जो कार्नेज, राइट वर्ड यूज करूंगा, हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप में। उसके बाद मुझे एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है चार्ट के बेसिस पे होगा रेलटेल। ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट से आज बाउंस किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 200 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 240 से लेके 245। सो रेलटेल को बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 245। ओके, आप सब तेजी का मूड आ रहा है भाई साहब, सारी पिक्स तेजी की तरफ आ रही है, अच्छी बात है।
रेलटेल, लॉरस लैब्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये इस समय के बढ़िया पिक्स के तड़के। अब इसमें एक फंडामेंटल कॉल जोड़ देता हूं। मिड कैप फंडा का स्टिंग लाइए और दिखाइए हेमांग सर को। हेमांग सर, कौन सा है आज का स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया? आशीष जी, मेरा मिड कैप आइडिया रहेगा इंडियन होटल्स। आई थिंक प्राइस अराउंड 377 है और ऊपर से लगभग मेरे ख्याल से 5 to 7% की करेक्शन दे चुका है। नतीजे बेहतरीन आएंगे ये क्वार्टर के, और उसके बाद वाले भी जो 2 क्वार्टर है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और जैसे हम जानते हैं कि किस तरह के ऑक्यूपेंसी रेट्स वर्ल्ड कप के चलते हुए, फेस्टिव सीजन के चलते हुए हैं, तो ये स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि अच्छा एक 15 to 20% का अपसाइड का केस बन सकता है। इंडियन होटल्स, कल इसके नतीजे भी आने हैं और कल मेरे ख्याल से बोर्ड मीट होनी है। नतीजों के अलावा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर्स का, उस पर भी तो जो ऊपर से करेक्ट हो गया उसके बाद कन्विक्शन आता है। शैले होटल्स के वैसे नंबर्स जिस पे हम कल आज रिएक्ट कर रहे हैं वो नंबर्स वाकई स्ट्रांग थे। इंडियन होटल्स खुद ही कह रहा था औसत रूम रेट्स अहमदाबाद वगैरह में तो 85,000 प्लस पे चले गए थे। ये हाल था वर्ल्ड कप के फीवर का। खैर, ये है बढ़िया से पिक्स का तड़का इस समय का। इस बीच एक अदानी ग्रुप स्टॉक दिखाइए, अदानी पोर्ट। बढ़िया लो लेवल से एक रिकवरी इन ग्रीन। अदानी पोर्ट्स अब इस समय कामकाज करता हुआ। बैती साहब, क्या कहती है चार्ट की पोजीशनिंग? कुछ तेजी करने का मन कर रहा है आपका कि इक्का दुक्का ही है जिन पे आप दाव लगाओगे? जनरली अक्रॉस द बोर्ड ऐसा मन नहीं कर रहा। अदानी पोर्ट्स कैसा लग रहा है? आशीष जी, अडानी पोर्ट एक अहम जोन पे सपोर्ट लिया है इसने, 200 डेमा पे एग्जैक्टली उसका सपोर्ट आज लिया है उसने। हमारी सलाह फ्रेश लॉन्ग की नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास भी शॉर्ट है जरूर एक बार बुक कर ले इस लेवल पे। अगर ये सस्टेन होता है, मतलब अगर कल भी अगर गैप ओपन भी ग्रीन में होता है तो जरूर आज का डे का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अभी थोड़ा सा प्रिएम्प्टिव हो जाएगा ये ट्रेड। ये फिलहाल आपके लिए अदानी पोर्ट पर रहा है। अच्छा, एक स्टॉक फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, JSW एनर्जी। वैसे है ये कैश मार्केट का ट्रेड, लेकिन बहुत चर्चित रहा है और 6% का इजाफा इस समय आपको दिखाई देगा। देखिए खुला कहां पे और कहां पे आ गया। दरअसल कुछ देर पहले इसके नतीजे आए थे और उसके बाद ये स्टॉक इनफैक्ट एकदम तेजी में आ चुका है। रुचित, इस पर टेक्निकली बताएंगे 389 के लेवल्स पर क्या नई तेजी होगी या नहीं? यहाँ पे अगर किसी का पोजिशनल व्यू है जो नेक्स्ट में भी 3 से 4 महीने का व्यू रख रहे हैं, तो ये अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट्स के पहले ऑलरेडी स्टॉक में एक करेक्टिव फेज हाई लेवल से देख चुके हैं और 100 डेज के EMA के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट बेस बना रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है 345 जो कल के ट्रेडिंग सेशन का लो है, लेकिन अगर यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम होता है तो 450-460 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। JSW एनर्जी बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। अच्छा, आज दोनों जो बैंकिंग मेजर्स खबरों के जैसे रडार पे थे। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया, अभी भी मूव्स बढ़िया ही बने हुए हैं। 2% के उछाल के साथ एक फ्रेश मूव्स इस समय आना शुरू हो रहे हैं। और इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक तो अपने अच्छे रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा था। इंडसइंड बैंक वो प्रमोटर्स का कमिटमेंट, हिंदुजा ग्रुप का कंफर्मेशन आता हुआ कि भाई ब्रदर्स जो है अपना स्टेक नवंबर में और बढ़ाएंगे। बढ़िया, ये दोनों स्टॉक्स बढ़िया रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा आशीष, बाय द वे एक्सिस अब 2% ऊपर। हाँ। तो यहाँ पर मौका बिल्कुल लोगों ने छोड़ा नहीं तेजी की पोजीशंस करने का। डे हाई की तरफ बढ़ चुका है काउंटर, इनफैक्ट डे हाई पर आ चुका है 974 पर। और इस पर आपको याद होगा सुबह में अगर किसी स्टॉक पर तेजी का कॉल आया था वो एक्सिस बैंक पर आया था, वो आपकी स्क्रीन पर है। और ITC 440 मेरे ख्याल में रचना जी का टारगेट था और 436 तो हो ही गया। यहाँ पर भी इस घंटे दरअसल मोमेंटम अच्छा खासा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ट्रैक्शन आ रहा है मार्केट में, अच्छी खासी तेजी देखने को बढ़िया आ रहा है। ऐसी स्टॉक्स, अच्छी खासी रिकवरी कुछ स्टॉक्स में। हाँ, बहुत बढ़िया मूड माहौल सुधर रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये भांप लिया था 2 बजे जब वो पिक्स के सिलसिले की शुरुआत हुई थी। बढ़िया स्टॉक पिकिंग की शुरुआत ऑलरेडी इस प्रोग्राम में हो चुकी है। एक काम करा जाए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आपको दिल्ली ले चलता हूं। पहले दिल्ली में सुमित और दीपाली दोनों आपको रेडी आपको नजर आएंगे। अरे दोनों के पास बड़ी बड़ी स्क्रीन है। ये वहां पे दादा बड़ी स्क्रीन है क्या सुमित? यहाँ पे तो इतनी नहीं है। नहीं, बम्बई में ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है। स्पेशली जो स्पेशल स्टूडियो है जिसमें अक्सर हम लिंक करते हैं वो तो मासिव स्क्रीन है। ये भी बढ़िया बड़ी स्क्रीन है, बट मुंबई हैज़ बेटर स्क्रीन। अच्छा भाई साहब, कल बहुत बड़ा रिजल्ट हेवी डे, मतलब 7 निफ्टी की जोड़ दीजिए, इसमें 8 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके कल नंबर्स आने हैं। अब सारों पे तो बात हो नहीं सकती, ये तो पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे इन दोनों से बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार।
आपका स्वागत है। 18,900 के आसपास अब निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। 275 अंक दबाव वाला 232 अंक, तो 50 पॉइंट के आसपास दिन के लो बहुत मामूली सी। निफ्टी में वो मजा नहीं है जो ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट वाकई लो लेवल से सुधरे। मिड कैप स्मॉल कैप्स का पॉकेट स्क्रीन पे हिट करेगी, ये देखिए। और ब्रेथ और भी बढ़िया। अभी कुछ मिनटों पहले लिया था तो 1:2 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में, अब वो 2:3 हो गया डिक्लाइंस के फेवर में। मतलब डिक्लाइन ज्यादा है, लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे समीकरण बदल रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। कुछ तो रिस्पाइट एटलीस्ट स्क्रीन पे फाइनली देखने को मिल रहा है। अच्छा, कल 7 निफ्टी के रिजल्ट्स आने, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल और बजाज फिनसर्व आने। पहले चलें, दोनों को दिखाइए। पहले चलते हैं दीपाली के पास और जानते हैं मारुति क्या एक्सपेक्ट करें इन नंबर्स से। दिवाली जो फेस्टिव बाइंग सबने बहुत डीलर्स ने भर रखा था माल, वो अभी आना है या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में? अभी कैसा आएगा? सितंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत दूर है। मैं सॉरी मंथली में चला गया था। फिर भी जो नंबर्स है कैसे एक्सपेक्टेड है दिवाली? बिल्कुल मंथली सेल्स नंबर्स में ये फेस्टिव बाइंग रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आशीष अगर आप प्रीवियस 3 मंथ्स यानी इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे वॉल्यूम्स के हिसाब से, तो हमने हर महीने ग्रोथ आते हुए देखी है और यही कारण है कि मारुति के जो नंबर्स हैं इस क्वार्टर में वो काफी अच्छे रहेंगे। पहले वॉल्यूम से मैं इनफैक्ट शुरुआत अगर करूं तो सीक्वेंशियल बेसिस पे क्वार्टर 2 में जो वॉल्यूम्स है वो 7% बढ़े हैं और वाई बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 11% की ग्रोथ दिखाई दी है, जिसकी वजह से आपको जो फिगर्स है, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, मार्जिन हो या रेवेन्यू की हो, वहां पर ग्रोथ दिखाई देगी। और इनफैक्ट अगर आप इनके सेगमेंट्स भी देखेंगे तो इनके जो की सेगमेंट है, जो एमपीवी सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ ड्राइवर रहा है, जिसमें अर्टिगा XL6 आती है। इन गाड़ियों पर पुराने मॉडल्स होने के बावजूद भी 6-6 महीने 8-8 महीने की वेटिंग है। एसयूवी पोर्टफोलियो ने काफी कंट्रीब्यूट किया है इस क्वार्टर में ओवरऑल ग्रोथ में, क्योंकि एसयूवी पोर्टफोलियो में कंपनी की ओर से एडिशंस भी रही हैं, जिम्नी और फ्रॉन्क्स, जिनको काफी अच्छा मार्केट रेस्पॉन्स मिला है। और यही कारण है कि Q2 में जो इनका एसयूवी पोर्टफोलियो परसेंटेज है वो 31% तक जाते हुए दिखाई दिया है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वहां पर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ आ सकती है, वाई बेसिस पे एबिटा 48% बढ़कर कंपनी पोस्ट कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 9.3% से बढ़कर 10.8% पर रह सकते हैं। तो बेटर प्रोडक्ट मिक्स, अच्छी सेल्स के कारण नंबर्स अच्छे रहेंगे। और इनफैक्ट फेस्टिव सेल्स को लेकर जो कमेंट्री आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रीवियस इंटरव्यूज में भी मारुति की मैनेजमेंट ने ये कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि इस बार वो नया माइलस्टोन अचीव करेंगे फेस्टिव सेल्स में। तो एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए भी काफी अच्छी है और नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। ओके, मारुति सुजुकी, ये है कल के नंबर्स से एक्सपेक्टेशन। क्विकली एक एक करके चार्ट्स भी ले चलते। सावंत साहब, मारुति सुजुकी चार्ट्स पे कैसा? आशीष जी, मारुति मुझे चार्ट्स में काफी वीकनेस नजर आ रहा है। अगर मैं चार्ट के बेसिस पे देखूं तो सबसे अहम चीज ये है कि इसने 20 दिनों के एवरेज को ब्रेक करके अभी डे लो पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज ही F&O एक्सप्रेस में मैंने इसमें एक पुट की ट्रेड दी थी, तो मेरा इस पे व्यू बेयरिश है। बट इसके लिए अगर सपोर्ट की बात करें तो इसका अहम सपोर्ट जो होगा वो होगा 10,400। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो शायद हम 10,300, 10,250 तक जा सकते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस 10,400 इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये है मारुति की कहानी। इस समय तो पेन में है भाई। 1.5, खैर मूड बिगड़ा हुआ है, निफ्टी तो थोड़ा इंप्रूव हुआ उससे 1.5% दबाव में, लेकिन कल वो नंबर्स कीनली अवेटेड। 2 फार्मा कंपनीज, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के नंबर्स। सुमित, क्या एक्सपेक्ट करें इन नंबर्स से? देखिए, पहले तो सिप्ला केस में सबसे ज़रूरी जो बाजार या एटलीस्ट सभी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी सुनना चाह रहे हैं वो उनके स्टेक सेल को लेकर क्या अपडेट वो देते हैं। बहुत सारे नाम आए हुए हैं ऑलरेडी, जाइडस का नाम है, टोरेंट का नाम है, कोई इनमें से नाम देता है या नहीं, कोई आवेदन आता है या नहीं, ये क्रूशियल पार्ट रहेगा, जिसको आप जरूर देखेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर सिप्ला के नंबर्स की बात की जाए तो रेवेन्यू फ्रंट पे 10% की बढ़त, 6,405 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहने का अनुमान है 5,829 करोड़ के सामने। मुनाफा 981 करोड़ 790 करोड़ रुपए के सामने 24% की बढ़त यहाँ रह सकती है।
14% EBITDA बढ़ने का अनुमान है, 1485 करोड़ रुपए 1302 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर 23% 22% से बढ़कर आने का अनुमान है। टोरेंट के नंबर ने बेटर साइड पर नंबर दिए, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद यहां पर भी यूएस बिजनेस थोड़ा सा बेटर करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है करीब 10% के आसपास ही ग्रोथ यूएस नंबर्स में देखने को मिल सकती है, जिसमें रेवलीमिड की जो जेनरिक सेल्स है वो कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी इनके ओवरऑल नंबर्स को लेकर। इसके अलावा कंपनी की रेवलीमिड जेनरिक के साथ साथ लैंड्रियोटाइड की जो सेल्स है वो भी सपोर्टिव रहेगी। हालांकि थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कंपनी की यूएस सेल्स जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 20 से 21 करोड़ डॉलर के आसपास इस तिमाही में आ सकती है। लेकिन अगेन इनकी कमेंट्री के बीच में स्टेक सेल और बाकी डिटेल के ऊपर बाजार बहुत क्रूशली नजर रखेगा। लास्टली अब डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज के केस में भी जो मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है करीब 8% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान 6820 करोड़ रुपए, मुनाफा 1272 करोड़, 14% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। मार्जिन थोड़े श्रिंक होंगे, 31% के सामने 28% इस तिमाही के अंदर मार्जिन आने का अनुमान, और प्रॉफिट्स करीब 1272 जो कि 1112 करोड़ रुपए के सामने ये प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके केस में ये एक कमेंट्री का पार्ट ये भी है कि क्या ये सिप्ला में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो भी बाजार देखना चाहेगा। डॉक्टर रेड्डीज क्या टिप्पणी देता है अगर इस तरह कोई बात पूछी जाती है तो। इसके अलावा यूएस बेस्ड बायोजेन बायोसिमिलर बिजनेस कैसा है, 100 करोड़ डॉलर के आसपास। पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत वीक थे डॉक्टर रेड्डीज के, तो कोई भी पिकअप अगर उसे कंपैरिजन में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आता है तो स्ट्रीट शायद चीयर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर भी एक स्टडी परफॉर्मेंस रेवलीमिड की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी, जो कि यूएस में है 35.5 करोड़ डॉलर, जो कि पिछली बार 39.9 करोड़ डॉलर थी उसके सामने। तो स्लाइटली डिप है, लेकिन वाई बेसिस पे रेवलीमिड की सेल बेटर रहेगी। लेकिन अगेन यूएस मार्केट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि सिप्ला, रेड्डी, टोरेंट, जाइडस आपस में इंटरकनेक्टेड है एक स्टेक सेल को लेकर, तो इस लिहाज से इन सबसे रिलेटेड कोई कमेंट्री अगर आती है तो वो बहुत क्रूशियल होगा देखना। तो ये इनफैक्ट दो बड़ी फार्मा कंपनियों के नतीजे आएंगे। शिल्पा जी, दोनों स्टॉक्स में डे लो से रिकवरी देखी जा रही है, कोई ट्रेड? यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे वीकनेस ज़्यादा है, तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी में आप सेल देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 5300 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हुए मिलेंगे, और अगर उसके नीचे जाता है तो 5200 तक भी आपको ये स्लाइड मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे नेक्स्ट सीरीज के लिए भी तो 5500 पे तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वहाँ पे सिप्ला की बात करेंगे तो सिप्ला भी वीक है, इसमें रोल ओवर्स भी बहुत कम है, अभी तक सिर्फ 60% ही है। तो यहाँ पे लेकिन 1120 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे किसी को थोड़ा ऑन डिक्लाइंस मिले तो आप बाय अटेम्प्ट ले सकते हैं 1120 के स्टॉप लॉस से। ये आपको वापस 1180 1200 तक के लेवल्स में ट्रेड करते हुए मिलेगा। चलिए, तो ये सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज पर राय। शुक्रिया दीपाली और सुमित, आपके इन पोल्स का, इन अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मार्केट बिग वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुबह में भारी भरकम मायूसी, और अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो अभी भी आपको लगेगा कि कहां फंस गए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में रिकवरी आ रही है। ये जो लगातार 6 दिनों की बिकवाली आई है और जो मार्केट खासतौर से छोटे मझौले काउंटर्स की हुई, इसमें आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? नमस्कार हर्षिता जी, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर्षिता जी, मेरा ये मानना है कि ये मार्केट जो है एक स्पेसिफिक दौर पे चल रहा है, और हमेशा जैसा कि देखा गया है जब कंटिन्यूअसली वन साइडेड तेजी चलती है तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शंस आते हैं, और दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 6 दिन से मोर स्पेसिफिकली। अगर मैं पीक से देखें अपने तो करीब 6-6.5% का गिरावट देखने को मिल रही है आज के स्तर पे। पीक हम अगर पकड़े 20,200 के आसपास का, तो ये मार्केट में जो करेक्शन आया है वो ऑब्वियसली सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से आया है, और मेन कारण कुछ न कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। और जो नया ट्रिगर पॉइंट अभी जो नजर आया हमको, जो सामने देखने को मिल रहा था, वो यही था कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसा कि यूएस रेट्स में बॉन्ड की जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है अबाउट 5% प्लस के आसपास पहुंच रही है। तो जो डेट मार्केट का जो डेट की यील्ड में जो डिफरेंशियल है बिटवीन यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट, वो कम होना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली मनी वापस सेफ हेवन में, क्योंकि वहां पे अगर यील्ड्स बेटर आ रही हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज सेफर देन इंडियन और इक्विटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट,
तो मनी वापस मूव होना शुरू हुआ और एज ए रिजल्ट हम देख रहे हैं कि एफआई की बिकवाली भी काफी आ रही है। तो इस केस में एफआई की बिकवाली भी जहां पे ज्यादा हिट है, जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी रैली और काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एफआई का वहां से निकलना शुरू हुआ है। तो ये चीजें हमको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। जहां तक सवाल आता है हमारे निवेशकों को क्या सलाह देने की, तो हम हमेशा से यही सलाह देते हैं कि इन मार्केट में लार्जली इंडियन इकोनॉमी में हमारा भरोसा काफी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं। अगर हम इसी मार्केट को 1 साल, 3 साल, 5 साल के मद्देनजर रखते हुए देखें तो कम से कम 1 साल और 3 साल के सिनेरियो में ये मार्केट अभी भी अच्छा लगता है। और जो भी इस मार्केट में निवेश करके रहेगा वो अच्छी कमाई कर सकता है, अच्छे परसेंटेज से रिटर्न निकाल सकता है। और जिन्होंने मान लीजिए अभी तक नहीं की, तो उनके लिए तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वापस से इन मार्केट में सही दिशा में, सही स्टॉक में निवेश करके और निवेश के ऊपर अच्छा रिटर्न निकाल सकें। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप सर, ये मतलब जो कुछ सरदर्द है हमारा नहीं है, बाहर वालों का है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो गए, वो यील्ड्स का उछल जाना। अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद कुछ हद तक नर्वसनेस ये भी है कि नेक्स्ट मंथ से वो स्टेट इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और उससे रिलेटेड नर्वसनेस भी बाजार में शायद रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा है क्या? आशीष जी, आई थिंक देखिए, ये मार्केट मैं हमेशा से कहता आया हूं कि लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल और शॉर्ट टर्म पे सेंटिमेंटल और न्यूज पे काफी डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपने इंडियन मार्केट की बात करूं तो ये अछूता नहीं रह सकता। वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या चेंज आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी के कैनवास में क्या चेंज और बदलाव आ रहे हैं। इसी तरह जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बात किया है, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं जो कि इस मार्केट में शॉर्ट टर्म पे इंपैक्ट कर सकते हैं। अब वो किस करवट चलेंगे ये कहना या उसके ऊपर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, लोग उनको पैसिव सेंटिमेंट्स के अंदर डिस्काउंट करके या देखना शुरू करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा सेंटिमेंट इंपैक्ट, जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, वो मार्केट में जरूर देखने को मिल सकता है। बट जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, जो कि डोमेस्टिक ड्रिवन है, जहां तक हमारी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स या अर्निंग का सवाल है, जो कि अगेन डोमेस्टिक से रिलेटेड है, आई थिंक इन तीनों जगह मुझे कोई ज्यादा नर्वसनेस नजर नहीं आती है। इनफैक्ट अगर वास्तव में देखूं तो जो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट वास्तव में अब तक जो निकले हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट निफ्टी के अराउंड 1/3 कंपनियों के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। उसमें अगर अपने एस्टिमेट्स से देखें तो ऑन एन एवरेज एस्टिमेट्स के पास या एस्टिमेट से कुछ बेहतरी रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट्स में खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर में अगर अपन बात करें तो ग्रोथ का ऑन एन एवरेज मेंटेनेंस मोड में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि फंडामेंटली कोई नेगेटिव न्यूज देखने को इन मार्केट में मिल सकती है। अब आता है सेंटीमेंट की। सेंटीमेंट अगेन जैसा मैंने बात किया, न्यूज से रिलेटेड है, जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड है, कई फैक्टर आते हैं। और उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर जो बड़ा जबरदस्त आता है, वो आता है लिक्विडिटी का। अब इस मार्केट में अगर वास्तव में लिक्विडिटी देखें तो जो पुराने समय में हुआ करता था कि एफआई ड्रिवन मार्केट होते थे, एफआई काफी जोर से आती तो मार्केट काफी बढ़ जाते थे, काफी जोर से निकलना शुरू करती तो मार्केट काफी जोर से गिर जाते थे। आई थिंक वो सिनेरियो अब काफी बदल चुका है। वेरी क्लियरली हमारी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास जो ताकत आई है निवेशकों की, और इसी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। और तीसरा, ये सब अगर हम देखें तो एसआईपी का एक 16,000 करोड़ पर मंथ का ऑन एन एवरेज इनफ्लो आ रहा है, तो ये इस मार्केट में लिक्विडिटी को काफी स्ट्रांगली दर्शाता है। तो मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी कम हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक लेवल पे या कॉर्पोरेट के अर्निंग लेवल पे कहीं कोई परेशानी है। तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल बेसिस पे आई थिंक ये मार्केट अभी भी सस्टेनेबल रहेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, फिर नया पैसा कहाँ लगेगा? शॉर्ट टर्म में अगर कोई इसको देखने लगे तो बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
आपने कहा बैंक्स आपको पसंद है, लेकिन कोई खास दूसरा सेक्टर जिसमें इस समय तुरंत डिप पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सेक्टर का सवाल है, आई थिंक बैंक एनबीएफसी एक वन सेक्टर है। आईटी सेक्टर मुझे हमेशा से अच्छा लग रहा है। तीसरा, मेरे को लगता है कंजम्पशन स्टोरी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि रूरल इंडिया में अगेन मुझे लगता है कंजम्पशन की डिमांड या कंजम्पशन होने शुरू होंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है और लोगों की पॉकेट्स में मनी जा रहा है या समृद्धि बढ़ रही है। तो आई थिंक कंजम्पशन स्टोरी इज अनदर स्टोरी which should start playing little bit in coming future. इसी तरह फार्मा सेक्टर जो अभी तक सबड्यूड रहा है, प्रोबेबली वहां पे अच्छा मौका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी तो हमेशा से बनती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर मैं सीमेंट की स्टोरी देखूं तो मुझे लगता है वहां पे अभी भी काफी अच्छा बढ़त देखने को मिल सकती, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती। ओके प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। तो ये वो पॉकेट्स हैं, आपको पैसा पार्क करने के अच्छे मौके मिल रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, यहां पे है बेहतरीन मौके। यहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स संभालें और उनमें पैसा डिप्लॉय करें। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आता हूं, उन पे जरूरी है। शिल्पा जी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की आपने बात करी थी, इस बीच ट्रेंड का चार्ट देखिएगा। जी बिल्कुल आशीष जी, ट्रेंड भी मेरे रेडार में था और इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया हुआ है। ट्रेंड यहाँ पे बहुत एक अच्छे बेस से 2000 से एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया हुआ है और एकदम ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेंड वापस 2130 2200 जोन्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 1980 का रखिए, मुझे लगता है यहाँ पे आपको अपसाइड अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये मैं रुचित के पास जा रहा हूं। रुचित, आरबीएल बैंक देखिएगा, तगड़ा माउंट हो रहा है प्रेशर। कहा ये 255 256 मेरे ख्याल से था, और कहा उसके बाद से एक तरफा मूव चले जा रहा है। क्या क्या देख के लग रहा है, कहां थमेगी ये बिकवाली? कई लोग इसमें फंड्स डिप्लॉय करने के मूड में थे, ये क्या सही लेवल्स आ गए हैं या ये पेन बढ़ना है यहां से? आशीष, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरली काफी सारे स्टॉक्स लास्ट 2-3 दिन में जो हम देख रहे हैं, उसमें जो भी स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग आ रही है, वहां पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और आरबीएल बैंक में आप आज, कल और परसों ये 3 दिन में जो गिरावट आई है उसमें वॉल्यूम्स देखेंगे तो डेली एवरेज के कंपेरेटिव में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में फॉल आया है। तो प्राइस करेक्शन विथ हाई वॉल्यूम्स, ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। और अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखूं तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक में वो 185 के आसपास था। तो हो सकता है ये डिप में वो ब्रेकआउट के एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करे आगे चल के। तो मे बी अगर 185 190 की रेंज नियर फ्यूचर में अगर आती है तो कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेना है, तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे जैसे वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग आ रही है, बेटर है कि बॉटम फिशिंग करने की ज्यादा करंट लेवल्स पे कोशिश ना करें। बॉटम फिशिंग बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा और शायद वीक हो सकता है काउंटर। 215 पर आज 4% टूट गया है। चलिए, इस बीच सोना बीएलडब्ल्यू ये एक परफॉर्मर रहा है। आज इंटरडे में करीब 5% तक के गेन्स भी देखने को मिले। दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे साबित हुए, 34% इनफैक्ट इनकी आय बढ़ी। मार्जिन में 3% का सुधार आया। नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप तीनों ही बाजारों में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस की है। अब हमारे साथ कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बताइए कि ईवी बिजनेस जो आपकी खासियत है, वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है और कितना इस सेक्टर से रेवेन्यू शेयर अब आ रहा है? तो पहली बार ईवी इतना बड़ा ट्रेंड है। हमने बहुत पहले उस पर शुरुआत कर दी थी 2016 से। तो अभी ईवी दुनिया में सेल्स के हिसाब से देखें तो 10-11% ऑफ कार सेल्स है। हमारे रेवेन्यू का मगर 27% हिस्सा है। तो हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं अपनी इंडस्ट्री से इस मामले में। आपने जो एक्विजिशन की बात की, हमने वहां पे अक्वायर किया था नोवेलिक करके कंपनी को सर्बिया में। ये एक्विजिशन क्लोज हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो पहला क्वार्टर, अगले क्वार्टर जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है, ये पहला फुल क्वार्टर होगा। तो इसमें उसका रेवेन्यू डिस्क्लोज होगा। बट ये सेंसर और सॉफ्टवेयर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, ये जो गाड़ियां और इंटेलिजेंट और कनेक्टेड हो रही हैं उस ट्रेंड की तरफ ज्यादा है। विवेक जी,
ये 600 करोड़ रुपए के आसपास मेरे ख्याल से Q2 में आपने ऑर्डर्स बैक करे थे। इस समय करंट ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है और आगे की ट्रेजेक्टरी पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है आप लोगों को? हम क्वार्टरली गाइडेंस देते नहीं है और आई थिंक हमारे निवेशकों के लिए भी कि जरूरी है, अगर हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग को अगर अवॉइड करे तो ही ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। कोई भी अगर आपकी ग्रोथ लिंक है नए प्रोग्राम, नए व्हीकल, नए मॉडल लॉन्चेस में, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेंज नहीं होते। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि हम लोग की कंपनी ऐसे चलती कि पहले 400 करोड़ पर क्वार्टर रेवेन्यू होता था, फिर कुछ क्वार्टर उसी तरह चलता रहता है, फिर अचानक जंप करेगा 500 पे, फिर 500 से 600 पर क्वार्टर, फिर 700, फिर 800। सो मोर स्टेप फंक्शन ग्रोथ रादर देन अ लीनियर ट्रेंड लाइन, जो कि सर्विसेज वगैरह इंडस्ट्रीज में होती है। तो हमारे बिजनेस को समझने के लिए एनुअल इज अ बेटर थिंग। आपने ऑर्डर बुक की बात की, वो 22,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, वो 10 साल के की ऑर्डर बुक है और लॉन्ग टर्म पे एग्जीक्यूट होती है। हम लोग के लाइक आई सेड programs are much longer term. Powertrain of a vehicle does not change तुरंत, वो 15 से 20 साल में ट्रक्स वगैरह में चेंज होती है, कार्स में 10 से 15 साल। ओके अच्छा विवेक जी ये बताइए, ये नॉर्थ अमेरिका यूरोप में कितना पिकअप देखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी की अपडेट्स हम हर रोज पढ़ने लगते हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आया है क्या? साथ ही कुछ नए मार्केट्स में आप उतरेंगे आगे? तो बोथ क्वेश्चन का आंसर एक तरह से एक ही है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया, ये हैं 3 हमारे मेन मार्केट और यही रहे हैं, आगे भी यही उम्मीद करते हैं। बिकॉज अगर आप वैल्यू से देखें कि कितने रुपी करोड़ या मिलियन और बिलियन डॉलर में कौन मार्केट 3 सबसे बड़े विश्व में, तो यही 3 मार्केट हैं जिनमें इंडिया तो हमारा होम मार्केट है, बट चाइना, अमेरिका और नॉर्थ यूरोप। चाइना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ही 3 बड़े मार्केट, इनमें से 2 में हम प्ले करते हैं। चाइना फॉर मेनी रीजंस बहुत बड़ा मार्केट नहीं है हमारे लिए, 6-7% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स। ये दोनों मार्केट अच्छे चल रहे। यूरोप काफी सॉफ्ट था पिछले साल, मगर हमने पिछले 2 क्वार्टर में काफी अच्छा पिकअप और रिकवरी देखी है, तो यूरोप हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। नॉर्थ अमेरिका में एक टेम्पररी इशू था बिग 3 OEMs के अगेंस्ट जो UAW की स्ट्राइक चल रही थी, बट आज ही सुबह न्यूज में आया कि टेम्पररी एग्रीमेंट हो गया है एक के साथ। होपफुली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तो नॉर्थ अमेरिका भी बाउंस बैक करते हैं। सो ऑल इन ऑल तीनों हमारे मार्केट अच्छे चल रहे हैं। अगर आप कहें कि क्या कहाँ वीकनेस है, तो शायद ऑफ हाईवे मार्केट जो ट्रैक्टर मार्केट है इंडिया का थोड़ा वीक चल रहा है। उसके अलावा राइट नाउ इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो नॉट दैट मच नेगेटिव। आई ट्राई कि मैं काफी बैलेंस। विवेक जी थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपका स्टॉक भी गजब करा हुआ है, 6.5% कमजोर बाजार में अच्छे नंबर्स पे रिएक्शन आप लोगों की स्क्रीन पे। रचना जी, सोना BLW प्रिसीजन लगातार पेन से अब उभरने की कोशिश करता हुआ आज तो बड़ा अच्छा बढ़िया रिएक्शन है, कमजोर बाजार में दिन के हाईस पे आके खड़ा हुआ एज वी स्पीक, क्या करना चाहिए? जी सोना BLW की जहां तक बात है, I'm facing some issue in my software, so I'll not be able to comment on this. कोई दिक्कत नहीं, मैं लौटूंगा अब। अच्छा 1-2 स्टॉक्स और एड पे रखिएगा, कोफोर्ज और IDFC फर्स्ट बैंक। अब ये एकदम फैग एंड में वो MSCI के जो वेटेज बड़े हैं, हालांकि स्टॉक्स में मैं देख रहा था कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, हालांकि इतना मीनिंगफुल है भी नहीं कि वो स्टॉक की नीडल बहुत ज्यादा मूव करे कमजोर बाजार में, लेकिन दोनों में फ्रेश इनफ्लोज आने की आज तैयारी, कल से वो इफेक्टिव होते हुए आएंगे नए वेटेजेस। श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स शायद अच्छे नंबर्स हैं आशीष, इनफैक्ट एटलीस्ट पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर है। 1751 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है, ब्याज से आए 4174 करोड़ से बढ़कर 4934 करोड़ पर कंपनी ने इनफैक्ट पोस्ट की है। तो ये इनफैक्ट वो हेडलाइन नंबर्स आपके लिए आते हुए स्टॉक में भी नेशनल लेवल से तो रिकवरी देखी गई है। आज सुबह में आपको याद होगा इस पर एक शॉर्ट कॉल दिया गया था। ये सावंत साहब बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी 1794 पर ये स्टॉक इस समय?
हर्षा जी, अगर मैं श्रीराम फाइनेंस को देखूं तो इसका बेस पे सपोर्ट लिया हुआ है, यानी आज का जो लो बना हुआ है करीबन 1760, 1750 इसके लिए एक अहम सपोर्ट था और वहां से ये स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा के 1800 पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपको वो हिसाब से रिस्क मैनेज करनी होगी। मुझे लग रहा है यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो करीबन 20 दिनों के एवरेज जहां प्लेस्ड है, यानी 1860 1865 वहां तक ये जा सकता है। तो 1860-65 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। तो प्रॉफिट इनफैक्ट इन लाइन है 1750 करोड़ का, 1747 करोड़ का अनुमान था और 4471 या 72 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन था ब्याज से आय का, और वो भी रफली इन लाइन ही आता हुआ। और ये नंबर्स आपके सामने, तो मौका 1865 में तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करने का। एक बहुत स्मार्ट रिकवरी इनफैक्ट इस स्टॉक में इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चलिए अब देखेंगे आगे क्या डिटेल, क्या फाइन प्रिंट आता है कंपनी के एसेट क्वालिटी एक्सेट्रा का। लेकिन डीलिंग रूम में आज किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है? कल तो भरपूर मंदी की बात हो रही थी, लेकिन निचले लेवल से थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी दिखी है। तो तेजी के कुछ ट्रेड्स दिख रहे हैं या फिर मंदी है? तो येस्टरडे तो डीलर्स सेल कॉल ही दे रहे थे, लेकिन आज थोड़ा बहुत तो क्योंकि एक्सपायरी थी और डीलर्स को लगता है कि फ्राइडे सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी प्ले हो सकती है, मंडे से मार्केट फिर से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर सकता है। तो होप तो डीलिंग रूम्स का यही है कि जो 18800 का इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, यहाँ से बाजार को बाउंस करना होगा। और अगर हम पीएसयू बैंक देखें तो सबसे फेवरेट यहाँ कैनरा बैंक का ट्रेड उभर के आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे थे और काफी सारे एचएनआई बाइंग भी हो रही है। यहाँ डीलर्स को लगता है कि यहाँ बीटीएसटी कर सकते हैं और 365 से लेकर 370 तक के टारगेट्स, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 5 से 10 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड उनको लगती है इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकती है। तो कैनरा बैंक एक स्टॉक है पीएसयूज में जो डीलर्स को अभी पसंद है ट्रेडिंग के लिहाज से। और वेदांता ये भी एक स्टॉक है जहां मेटल्स में लो लेवल्स पे बाइंग दिखाई पड़ रही है। चाइना से न्यूज फ्लो पॉजिटिव है और ग्लोबली हमने देखा है कि मेटल के दाम फिर से एक बार रिकवरी पाथ पे हैं। तो ये एक काउंटर है जो पिटा हुआ है और डीलर्स को लगता है यहाँ भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग या बाइंग देखने को मिल सकती है। और 220 से लेकर 230 तक के पोजिशनल टारगेट्स डीलर्स यहाँ भी दे रहे हैं और बाय ऑन डिप्स की सलाह इस काउंटर में दे रहे हैं। कैनरा बैंक और वेदांता दोनों में डीलर्स कह रहे हैं खरीदारी करने के शायद मौके। मंडे से होपफुली बाजार अपने पैरों पे मंडे से खड़ा होगा, तो मतलब कल का सरदर्द बचा है। शायद सॉफ्ट रह सकता है, सेकेंड हाफ में आपको कुछ दिखाई पड़े, लेकिन हाँ बाजार बहुत ग्लास हाफ एम्प्टी ज्यादा दिख रहा है ना, हाँ, फुल नहीं दिख रहा। वैसा तो ठीक है, कल कैसे ना कैसे झेल लीजिए। और सेफ भी रहता है ना आशीष, मतलब आप एकदम से बोल दो कल रिकवरी होती है, मूड तो सबका होता है कल रिकवर हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो मंडे बेहतर प्लेस्ड है बाजार। कल देखते हैं, और कल वीकेंड भी आ जाएगा, फिर पता नहीं कितने लोग पोजीशन कैरी करना चाहें। ठीक बात। डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हो आप बार बार? चलिए, श्रीराम फाइनेंस भाई उनकी नजर थी, पूरा रिकवर कर गया है आपके वो अच्छे नतीजों के दम पर। चलिए अब समय निकला जा रहा है भाई, पंच करने का भी समय देना पड़ेगा। बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडिया जिसके पास जो है उसके लिए चला रहा हूं, होपिंग ज्यादा बीटीएसटी आए शायद। शुरुआत कर रहा हूं बैती साहब आपके साथ। बैती साहब, कौन सा स्टॉक ले जाने का मन और क्या ट्रेड? अच्छी जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक भले ही 0.5% डाउन है, लेकिन इंट्राडे में वो 3.5% तक स्लिप हो गया था और वहीं से अच्छी रिकवरी भी देखने मिली है। स्टॉक ने वापस अपना 20 डेमा रीगेन किया, 20 डेमा के ऊपर ही बहुत अच्छे से क्लोज दे रहा है। हमें लग रहा है कि जिससे आपका स्ट्रेंथ बना हुआ है आईटी में और परसिस्टेंट उसे लीड करता हुआ देखने मिल रहा है मिड कैप आईटी में। अच्छे लेवल से यहाँ पे खरीदारी के लिए 5800 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। मुझे लगता है इसमें 5980 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम बीटीएसटी ट्रेड, और आपको याद होगा कल शाम को जो सेटअप था परसिस्टेंट का बहुत तगड़ी तेजी का था, फिर आज सुबह में पूरी तरह से बिखरा और अब रिवर्सल के लिए स्क्रीन्स पर आपके लेवल्स आ रहे हैं 5980 के। शिल्पा जी, आपका ट्रेड एसटीबीटी या बीटीएसटी? नहीं, बीटीएसटी। मुझे यहाँ पे मेटल्स में वापस शाइन आ रहा है, तो मुझे एनएमडीसी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। यहाँ पे 153 फ्यूचर्स में नवंबर के ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 149 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल प्ले भी ले सकते हैं फॉर 163 टारगेट्स। एनएमडीसी परसिस्टेंट, ये है इस समय का आइडिया। रचना जी, रडार पे कौन सा स्टॉक? जी, मेरी तरफ से भी मेटल है, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, ऐसा लगाएंगे 456 पे, और अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 468 और उसके बाद 473। ओके, तो मेटल्स में एनएमडीसी आ गया, हिंडाल्को आ गया। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? एक पुल बैक मूव के लिए एचएएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। रिसेंटली लास्ट कुछ दिनों में मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है, बट आवरली चार्ट्स पे मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड जोन से पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दे रहे हैं।
सो एक पुल बैक मूव रह सकता है 1860 तक, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके या 1780 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1860 के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बढ़िया मूव कर गया है 1/3% मजबूती के साथ। ये बढ़िया एक BTST आइडिया रुचित की तरफ से। सावंत साहब रडार पे कौन सा? जी आशीष जी, मुझे फार्मा सेक्टर में सारे ही स्टॉक सपोर्ट पे अच्छे नजर आ रहे हैं। तो उनमें ग्लेनमार्क मुझे अच्छा लग रहा है, करीबन 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 735, 735। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 775, 775 का। ग्लेनमार्क फार्मा पर एक BTST ट्रेड। आशीष, एक तो चीज है, मार्केट में रिवर्सल आए ना आए, आज लंच सबका बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सबने तेजी वाले कॉल्स दिए और यहाँ तो हुआ ही नहीं है। यार नहीं नहीं हुआ नहीं होता तो सेल कॉल्स आ जाते। हाँ, सबके ट्रेड्स बढ़िया हैं और हमने बाजार का एक पैनल ने मूड बहुत अच्छा भापा। एक्चुअली मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया रिकवरी इस समय अंडरवे सेकंड हाफ में। अच्छा, एक हो गए सारे BTST में ख्याल से। हम लोग कैरी कर रहे हैं पर्सिस्टेंट, हम लोग कैरी कर रहे हैं मेटल्स में NMDC और हिंडाल्को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और अभी फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये है इस समय के सारे BTST ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। प्लीज स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक स्टॉक आज सुबह बातचीत करना भूल गया था, उसके बाद दिन भर में देख रहा था सलकी करते चले जा रहा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे ख्याल से निफ्टी का इस समय का टॉप लूजर है शायद, 4% से ज्यादा का दबाव और उसके पीछे लॉजिक भी बैठता है। परसों आया महिंद्रा हॉलिडेज का नंबर बहुत कमजोर, कल आया महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का नंबर बहुत कमजोर और उसके बाद टेक महिंद्रा से डिसअपॉइंटमेंट। ये सब इसकी सब्सिडरीज। महिंद्रा इसीलिए मेरे ख्याल से और अतिरिक्त दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। भाई साहब, लॉजिक बैठा क्या? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा? ये आशीष जी, चार्ट्स पे तो एक सपोर्ट जोन के पास है, अगर ये टूट जाता है तो शायद इसमें और गिरावट यहाँ से देखने मिल सकती है और स्टॉक 1440 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे शॉर्टिंग की तो सलाह नहीं है, कोई पुलबैक आता है तो जरूर इसमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1530 से 1540 का जोन है, वहां पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे बहुत अच्छा शॉर्टिंग जोन बना हुआ है और एक रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। तो जिनके पास शॉर्ट्स है बने रहे और हमें लग रहा है कि शायद इसमें और यहाँ से 1440 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 1530 के आसपास शॉर्ट कर रहे, करंट लेवल्स पर नहीं। अच्छा, वैसे एक और पॉकेट है जहां पर कुछ आज रेजिलियंस देखी गई है। ACC के नंबर्स आए थे और उसके बाद हमने देखा ACC में एक अच्छी तेजी। आप इंडिया सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स देखिए, वहां पर भी तेजी बनती हुई दिखाई दी। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। रचना, इनमें से कोई ट्रेड जो आप कैरी करेंगे कल के लिए? ACC, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक भी? ACC is definitely looking good और ACC को अगर कैरी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ्यूचर्स के हिसाब से देखा जाए तो 1880 पे ऐसा लगाना चाहिए और ऊपर वाली साइड पे अगर कल के दिन में मार्केट पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पे 1940 एंड 1960 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो 1940, 1960 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, बाकी सब काउंटर्स में सारे जो हाई बीटा ट्रेड्स थे जिनसे बाजार को खूब प्यार है, चाहे आप वोल्टास देखिए, हैल देखिए, क्रॉम्पटन जैसे काउंटर्स, उन सब में रिकवरी आ गई, लेकिन ये पॉलीकैब में कोई रिकवरी नहीं आई है। ये स्टॉक आज 5000 के नीचे क्लोज दिखाता हुआ करीब 3-3.25% के नुकसान पर बहुत मामूली अपटिक इफ एट ऑल आया। क्या कुछ और लंबे करेक्शन से गुजरेगा शिल्पा ये काउंटर पॉलीकैब? जी बिल्कुल हर्षिता जी, पॉलीकैब में काफ़ी क्वेरीज आज आई हैं। यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक, क्योंकि अभी तक इसमें कोई पुल बैक दिखा भी नहीं, इतने सारे काउंटर्स में अच्छा खासा रिकवरी आया है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा मे बी और स्लाइड करेगा टूवर्ड्स 4600 लेवल्स। तो यहाँ पे और थोड़ा पेन है, तो फ्रेश शॉर्ट या फ्रेश लॉन्ग्स के लिए यहाँ पे अभी मत कीजिए। किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किया है तो आप ट्रेल करते रहिए यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को, अदरवाइज फॉर नाउ मैं अवॉइड करूंगी काउंटर। अवॉइड करिए भाई इस काउंटर को। खैर, जियो फाइनेंशियल दिखाइए स्क्रीन पे। पिछली बार जब तगड़ा करेक्शन आया था लिस्टिंग के बाद से, उस दिन हाई बनाने के बाद पिटा था, तो मेरे ख्याल से 205 के लेवल से घूमा था। तब वो खबर आई थी कि मोतीलाल ओसवाल के फंड ने, MOFSL के फंड ने डाला था पैसा मेरे ख्याल से, तब वो 205 का लो बनाया था, उसके बाद रिकवरी थी। आज फिर उन्हीं जोन 206 के आसपास से फिर घूम गया बढ़िया तरीके से,
206 आज लो था, 216 10 रुपए की रिकवरी इंट्राडे में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। अच्छा, जियो फाइनेंशियल्स पे से याद आया, बैती साहब कल रिलायंस के नंबर से पहले रिलायंस वो दिग्गज वो हैवीवेट प्लेस्ड कैसा है चार्ट्स पे? कल शाम को नंबर्स आएंगे। वैसे चार्ट्स पे तो प्रेशर है रिलायंस में, बट जिस लेवल पे रिलायंस प्लेस्ड है हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि नंबर्स के बाद थोड़ा रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो जियो रिलायंस में नहीं खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, लेकिन जियो फाइनेंशियल जो भी आपने डिस्कस किया वो काफी अहम लेवल से वापस बाउंस बैक दिया। सेकेंड टाइम उसने बॉटम बनाया है उसी जोन पे 205 के पास, और हमें लगता है कि जियो फाइनेंशियल में जरूर इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 210 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि जियो फाइनेंशियल अपने 20 लेमा जो है 220 उसके लेवल उसको ब्रीच करने के बाद इसमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, जो कि 230 तक के भी लेवल्स इसमें दिखा सकता है। तो जियो फाइनेंशियल में जरूर खरीदारी की सलाह। जियो फाइनेंशियल एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा दीजिएगा प्लीज। रिलायंस पे भी चर्चा हो गई, जियो फाइनेंशियल पे भी चर्चा हो गई। दोनों का इस चैनल का स्वामित्व प्रधान रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, और जियो सिस्टर कंसर्न कह दीजिए, क्योंकि रिलायंस की एंटिटी है। तो आप किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट से प्लीज बातचीत कर लीजिएगा। अब तो समाप्ति समारोह का समय हो गया। समाप्ति समारोह में आशीष एक चीज आप गौर करें कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स आपको निचले स्तरों से रिकवर होते दिखाई दिए, लेकिन निफ्टी जस का तस, इनफैक्ट निफ्टी तो डे लो पर आ गया। लास्ट हमने क्या नोट किया था? 18,845 850 की पकड़ 850 18,845 था, अब ये 18,841 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल निफ्टी के लिहाज से एक कमजोर क्लोज, और अक्टूबर सीरीज में आप गौर करेंगे तो अच्छी खासी धुलाई हो गई है। इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। मेरे ख्याल में 4-5% तक का करेक्शन तो हो ही गया है अक्टूबर सीरीज में निफ्टी के लिए। और निफ्टी बैंक भी कमजोर, करीब 550 अंकों का नुकसान। आज बिकवाली चौतरफा थी। आईटी काउंटर्स देखेंगे तो 320 अंकों का नुकसान इधर। ऑटो कंपनियों में बिकवाली, जो एमएनएम में इनफैक्ट लीड की, रियल एस्टेट काउंटर्स, अलग अलग पॉकेट्स में दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन कुछ खास स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा प्रेशर में थे उसमें ध्यान दीजिएगा। एमएनएम और टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा कमजोर रहे हैं आज, निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं ये। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर। इन दिग्गजों ने दरअसल मार्केट की काफी ज्यादा चाल बिगाड़ी है। 3-3.5% तक का दबाव बजाज फाइनेंस में, 2% से ज्यादा की गिरावट एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक भी इस सीरीज में काफी कमजोर रहा है, और आज फिर यहां पर पोजीशंस आधे % दबाव की रही। तेजी की तरफ ऑफ कोर्स एक्सिस जैसे काउंटर्स आए, आईटीसी जैसे काउंटर्स आए, जहां पर कुछ रुझान खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन मिड कैप साइड पर काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे। कैनरा बैंक जैसे ट्रेड्स में अच्छी खासी तेजी, ट्रेंड में हमने देखा काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स थे जहां पर नंबर्स के बाद कुछ तेजी बनती दिखाई दी। ट्रेंड ऑफ कोर्स नंबर्स आना बाकी है, लेकिन वो एक आउट परफॉर्मर रहा है आज के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाने में कामयाब था आज के दिन। रैलिस में एक टर्न अराउंड देखने को मिला। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि कितनी तेजी कितनी मंदी इंडेक्स पर हुई है। निफ्टी 50 में आप गौर करेंगे तो क्लोज सिर्फ 3 स्टॉक्स का पॉजिटिव टेरिटरी में। एक उसमें से एक्सिस है, दूसरा फिर अदानी पोर्ट और एचसीएल टेक। आईटीसी जो पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा था हल्के से नेगेटिव में जाकर फिसला है। एमएनएम, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, यूपीएल ये टॉप लूजर्स हैं। कल बजाज फिनसर्व के नंबर्स आएंगे, उससे पहले दरअसल स्टॉक में कमजोरी, मारुति के नंबर्स से पहले स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। ऑफ कोर्स कल इंतजार डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स का भी होगा नंबर्स के लिहाज से, और रिलायंस भी अपने नतीजे पेश करेगा। उन सब के पहले और ऑफ कोर्स कल नवंबर सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। हम अक्टूबर सीरीज एक बहुत ही नेगेटिव टोन पर जाकर छोड़ रहे हैं। 18,852 पर ये क्लोज आया है। ये है आपके लिए ताजा हाल। तो देखिए अक्टूबर सीरीज में निफ्टी 4% टूटा, निफ्टी बैंक 5%, मिड कैप में 6% का नुकसान, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3% का करेक्ट हो चुका है। तो ये सबसे ज्यादा प्रेशर में। और सेक्टोरली पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट 10% की, मेटल इंडेक्स करीब 6% टूटा, फार्मा में 5% का करेक्शन, और निफ्टी आईटी भी लगभग 5% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। ये रही अक्टूबर सीरीज। चलिए सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। आउट परफॉर्मर्स कौन से थे? सोनाटा जो आशीष के लिए था 8% के रिटर्न्स, सोना बीएलडब्ल्यू भी इन्होंने पिक किया था 7% के रिटर्न्स, एक्सिस बैंक में 2% के रिटर्न्स तेजी में, टेक महिंद्रा शॉर्ट साइड पर लगभग 2% की कमाई वहां पर भी हुई। नीरज ने गल्फ ऑयल में 6% बनाए, रैलिस में 5.25%, ओरियन प्रो 5% के गेन्स दिखाने में कामयाब था,
और जीवीके पावर शॉर्ट साइड पर रखा, वहां पर भी 5% तक का पैसा बना अगर आप शॉर्ट साइड पर थे। बढ़िया। ये कमजोर बाजार में हरे हरे स्टॉक्स देखिए आप इतने सारे। ठीक है, ये हो गए लेटेस्ट वगैरह। नीरज का देखो कितना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स देखो यार। एक्सिस आईटी, वो क्या एक्सिस टेक महिंद्रा, ऐसा नहीं देख रहा है। चलिए इस नोट पर आज के शो कमाई के अड्डे को समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में होगी आप लोगों से मुलाकात, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे बढ़िया न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार कंटिन्यू